सो गुड इवनिंग एवरीवन। सुबह क्लास हो रहा था आपका मोशन का, लॉज ऑफ मोशन का। ये सेकंड क्लास था, लेकिन बिजली और रोशनी के चले जाने की वजह से क्लास हम नहीं ले पाए। ठीक है, क्योंकि क्लास लेने के लिए इनका होना अनिवार्य होता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाया। बट एनीवे ये क्लास आपको अभी मिलने वाला है रिकॉर्डेड फॉर्म में, राइट। एंड आई विल ट्राई कि इसको इतना सिंपली हम ब्रेक डाउन कर दें इस पूरे चैप्टर को कि कहीं भी आपको डाउट ना हो। स्टिल अगर आपको डाउट होता है तो शाम को जो है आपका जो चैट बॉक्स है, राइट, टेलीग्राम का, उसको ओपन किया जाएगा और जो भी आपका डाउट है आप पूछना और हम उस डाउट को आपके क्लियर करेंगे। ठीक है, राइट। चलिए, मोशन एनालॉग ऑफ मोशन का, राइट। तो पहले हम बात करेंगे प्रीवियस डे क्या पढ़े थे, उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, तो प्रीवियस हम लोग पढ़े थे कि मोशन होता क्या है, मोशन के अंदर टाइम, मोशन के अंदर रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, राइट। दोनों एक दूसरे का रिलेटिव कैसे हैं, इसको आपको डायग्राम बना के, राइट, इस डायग्राम के माध्यम से आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, फिर बात की टाइप ऑफ मोशन के बारे में, डायरेक्टली लीनियर, सर्कुलर, रोटेशनल और पीरियडिक। चार मोशन आपको बताए थे। आपको यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म बताए थे। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, जब भी बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कवर करे, जब भी बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। और जब भी बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है यही आपका वेरिएबल मोशन भी होता है, इसको आप वेरिएबल मोशन कहते हो। इस बात को आप ध्यान रखोगे। यहाँ जो एग्जांपल दिया हुआ है ये बस हमें नहीं दिया हुआ, ये एग्जांपल आपका पीवाईक्यू है। ये एग्जांपल आपके प्रीवियस क्वेश्चन उठा के यहाँ पे हम लिखे हुए छापे हुए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, क्योंकि आपका वेलोसिटी कांस्टेंट है, आपका जो वेग है वो कांस्टेंट है। आप एक कांस्टेंट स्पीड से आगे बढ़ रहे हो, मतलब आप एक्सेलरेशन नहीं कर रहे हो। आप एक्सेलरेशन नहीं कर रहे हो मतलब एक्सेलरेशन जीरो है, राइट। आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाने मतलब कि आपका डिस्टेंस जो है वो सेम कवर हो रहा है और सेम टाइम में कवर हो रहा है। मतलब ये है कि आपका जो एक्सेलरेशन है, आप उसका, आपका जो बाइक है या जो कार है, आप उसको थ्रोटल नहीं कर रहे हो, एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो। अब क्योंकि एक्सेलरेट नहीं हो रहा है तो आपका जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन जो यहाँ पे जीरो है। एक्सेलरेशन जो है जीरो है। ठीक है, यहाँ पे सॉरी नॉट इक्वल टू हो गया, एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। वेयर एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है इट इज नॉट इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है ऊपर नीचे हो सकता है आपका। ठीक है, यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल समझाए थे हम, है ना। आपके आवारा दोस्त का एग्जांपल समझाए थे यहाँ पे। इसके बाद बात की यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ के बारे में। यहाँ पे आपको ये समझाया था कि ग्राफ रीड कैसे करते हैं इन दोनों ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से। ठीक है, बिकॉज आज हम लोग बहुत सारे ग्राफ पढ़ने वाले हैं, टोटल 8 ग्राफ पढ़ने वाले हैं हम लोग। इन दोनों ग्राफ को याद रखना, इन दोनों के अलावा 8 और पढ़ेंगे आज हम लोग। ठीक है, फिर बात करें डिस्टेंस के बारे में। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल जो लेंथ होता है, एक्चुअल जो पाथ होता है, जो बॉडी कवर करती है, उसको बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, राइट। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। ठीक है, ये पॉइंट ए बी और सी है। तो अगर मान लो आप सी पॉइंट पे खड़े हो और आपको ए पॉइंट पे जाना है और डिस्टेंस के थ्रू जाना है, मतलब रास्ते के थ्रू जाना है, तो आप उसके घर पहले कैसे जाओगे, पहले बी पॉइंट पे जाओगे, फिर ए जाओगे, ए पे जाओगे, फिर उससे घर पहुंचोगे, है ना, राइट। लेकिन अगर वो बोलती कि अगर आपको जल्दी है ना, कुछ ऐसा आपको मैसेज मिल गया जैसे आपको लगता है नहीं जल्दी है, जल्दी पहुंचना है, तो आप सीधे सी से ए पे पहुंच जाओगे, शॉर्टकट मारोगे। ये हो जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट, ये होगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। और जो आपका डिस्प्लेसमेंट है ये आपका वेक्टर क्वांटिटी होगा। बिकॉज वेक्टर क्वांटिटी इसलिए होगा बिकॉज अगर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, तो आप शॉर्टकट के बारे में बात कर रहे हो। शॉर्टकट के बारे में बात करें तो आपको पता है डायरेक्शन का, आपको पता है डायरेक्शन का। लेकिन डिस्टेंस में कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता, रास्ता ऐसे भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन फिक्स नहीं है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन फिक्स है कि रास्ता अब यहाँ से ऐसे ही जाएगा, ऐसे ही रास्ता जाएगा उसके घर तक। ठीक है, तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आपका जो डायरेक्शन फिक्स है, इसलिए क्या होगा, वेक्टर होगा। और डिस्टेंस जो है क्या होगा, स्केलर होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव और जीरो नहीं होगा, राइट। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन बी नेगेटिव, इट कैन बी जीरो, इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल। ठीक है, डिस्टेंस को हम लोग ऑडोमीटर से नापते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट का सेम बात जो आपको बताया था ऑलरेडी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा ये सेम डायग्राम से आपको एक्सप्लेन किया गया है, एक पिक्टोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है जो आपको बताएं उसी चीज़ का। फिर बात करते हैं स्पीड के बारे में। स्पीड क्या होता है आपको बताए थे, डिस्टेंस बाय टाइम, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किए, कितने टाइम में ट्रैवल किए, उसको बोलते हैं स्पीड। ये स्केलर क्वांटिटी होता है, इसका ऐसे यूनिट आप ध्यान रखना, मीटर पर सेकंड। और स्पीड को मेजर करते हैं हम लोग स्पीडोमीटर से। स्पीड हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव जीरो नहीं हो सकता। अगर हम बोलते हैं कि स्पीड, हम स्पीड से भाग रहे हैं, तुम स्पीड से भाग रहे हो, वो स्पीड से भाग रहे हैं, वो दोनों स्पीड से भाग रहे हैं, इससे आपको उनके डायरेक्शन का ज्ञात नहीं होता, क्योंकि आपको डायरेक्शन के बारे में पता नहीं चल रहा है, तो स्केलर क्वांटिटी हो गया। लेकिन वहीं पे बात करें वेलोसिटी के बारे में, वहीं हम बात करें वेलोसिटी के बारे में, तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात आ गया, मतलब ये है कि शॉर्टकट लिया जाएगा भागने के लिए, है ना। भागने के लिए क्या किया जाएगा, शॉर्टकट लिया जाएगा, राइट। और तुम शॉर्टकट जब लोगे दोस्त, ठीक है, तो तुम्हारा डायरेक्शन पता रहेगा। इसलिए आपका वेलोसिटी क्या हो गया, वेलोसिटी क्या हो गया, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ये आपका वेक्टर क्वांटिटी हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा एनसीईआरटी का कुछ डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, पहला डेटा। फिर बात करते हैं एक्सेलरेशन के बारे में। एक्सेलरेशन के बारे में बात करते हैं तो ये होता क्या है बेसिकली, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब आपके वेग में कितना परिवर्तन हुआ है टाइम के अनुसार। वेग मतलब क्या होता है, आपका वेलोसिटी, आपका जो फाइनल वेलोसिटी है माइनस इनिशियल वेलोसिटी है, डिवाइड बाय टाइम। एक टाइम के अनुसार कितना आपकी गति में परिवर्तन हुआ है, कितना आपके वेग में बदलाव आया, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, राइट। ठीक है,
ठीक है, चलिए। तो अब अगर आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो आप किसी दिशा में तो मूव कर रहे हो, है ना, राइट। तो इससे आपके डायरेक्शन के बारे में पता चलता है, आपके मैग्नीट्यूड के बारे में पता चलता है, इसलिए क्या हो गया, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो गया, या आपका हो गया वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, राइट। ऐसा यूनिट हमेशा याद रख के चलोगे आप। एक्सेलरेशन जो है ये होता क्या, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी होने के साथ साथ एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन स्पीड भी होता है, चेंज इन डायरेक्शन भी होता है, और चेंज इन बोथ भी होता है। कैसे होता है हम लोग अभी समझेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। कहानी यहाँ तक हुआ था, है ना। अच्छा, ये भी पढ़े थे हम लोग, पॉजिटिव एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन पढ़े थे हम लोग। पॉजिटिव एक्सेलरेशन जब आप एक्सेलरेट कर रहे हो, नेगेटिव एक्सेलरेशन जब आप डी एक्सेलरेट कर रहे हो। ठीक है, डी एस्केलेट नहीं कर रहे हो, डी एक्सेलरेट कर रहे हो। ठीक है, राइट। चलिए, तो जब आपका नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग इक्वेशन के बारे में। 3 इक्वेशन आपको बताए थे हम। ठीक है, 3 इक्वेशन जो हम आज पढ़ने वाले हैं। पहला कौन सा है, पहला है v इक्वल टू ए टी, सॉरी v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, पहले को मिटा के साफ साफ लिखते हैं, स्वच्छ भारत अभियान करते हैं। चलो, तो पहला इक्वेशन आपका v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे तुम्हें बस ये समझना है कि कौन सा इक्वेशन किस जगह पे इस्तेमाल किया जाएगा। 3 इक्वेशन आपके सामने दिया गया है, यहाँ बस तुम्हें ये समझाना है कि कौन सा इक्वेशन जो है किस जगह पे तुम इस्तेमाल करोगे। ठीक है, क्लियर है, चलो। तो ये इक्वेशन आपके लिए नए नहीं है, आप लोग ऑलरेडी इस इक्वेशन को क्लास 9 में कर रखे हो, राइट। इसके अलावा क्लास 11 में कर रखे हो, है ना। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन सेज कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, मतलब एक बॉडी है, ये एक बॉडी है जो कि रेस्ट में है। यहाँ पे एक बॉडी जो क्या है, रेस्ट में है, रेस्ट पोजीशन में है। मतलब u का वैल्यू कितना हो गया, u मतलब क्या होता है, इनिशियल पोजीशन। u मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, है ना। क्योंकि बॉडी रेस्ट में है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया, 0 हो गया। रेस्ट में तो क्या है, वेलोसिटी जो है 0 है। ठीक है, तो बॉडी रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, राइट, है ना। और आफ्टर टाइम टी कुछ टी टाइम ट्रैवल करने के बाद, बॉडी जो है अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच गया, मतलब अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, राइट। जिसको हम वी से डिनोट करेंगे, जिसको हम क्या करेंगे, वी से डिनोट करेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे एस क्या होता है, एस होता है डिस्टेंस, यहाँ पे एस क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि एक बॉडी है जो अपने इनिशियल पोजीशन पे है, मतलब यू का वैल्यू कितना है, 0 है, रेस्ट पे है। ठीक है, ये बॉडी मूव करना स्टार्ट किया, राइट। और मूव करते करते कहाँ पहुंच गया, आपके बी तक पहुंच गया, मतलब फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच गया, है ना, राइट। और बॉडी ने एस डिस्टेंस ट्रैवल किया। डिस्टेंस को आप लोग कैसे दिखाएंगे, एस से दिखाएंगे। तो बॉडी ने एस डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो अगर आपको यू का वैल्यू आपको मिल जाएगा। अगर बॉडी रेस्ट में है मतलब यू का वैल्यू 0 है, टाइम आपको मेंशन रहेगा, एक्सेलरेशन आप निकाल लोगे, राइट। यहाँ पे अगर एस का वैल्यू पूछता है तो आप इस फॉर्मूला को लगाओगे, यहाँ पे आप इस फॉर्मूला को लगाओगे। ठीक है, फॉर्मूला नंबर 3, ये क्या आपका वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, कि एक बॉडी जहाँ पे पहले रुका हुआ था, मतलब यू का वैल्यू कितना हो गया, यू का वैल्यू 0 हो गया। अब इस पे आप फोर्स लगाए, फोर्स लगा के इसको डिस्प्लेस किए, राइट। फोर्स लगा के इसको आप डिस्प्लेस किए, और ये इस डायरेक्शन जो है, इस डिस्टेंस जो है कवर करता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मान लो टी का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ भी आप डिस्टेंस निकालोगे, यहाँ पे भी आप एस का वैल्यू निकालोगे, या फिर आप वी का वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन मान लो कोई क्वेश्चन है, कोई न्यूमेरिकल है जहाँ पे टी का वैल्यू गिवन है और एस निकालने बोला तो आप इसको लगाओगे, डिस्टेंस निकालने बोला आप इसको लगाओगे। कोई ऐसा न्यूमेरिकल है जहाँ पे टी का वैल्यू नहीं गिवन है, राइट, टी का वैल्यू गिवन नहीं है, इनिशियल भी गिवन नहीं, इनिशियल तो आप जरूर ले लोगे, फाइनल जो दिया रहेगा वहाँ पे दिया रहेगा, ठीक। और एस निकालने बोला तो आप इसको लगाओगे, है ना। ठीक है, तो ये बस आपको समझने के लिए कि आपको क्या दिया रहेगा, तो आप किस फॉर्मूला को लगाने वाले हो। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको टोटल 4 ग्राफ जो है याद करने हैं, जो कि एग्जाम में मल्टीपल टाइम पूछे हुए हैं। उन ग्राफ को आपको हम बता के दिखाएंगे, राइट। पहला केस 1, फर्स्ट जो आपका केस 1 है। केस 1 में क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, ये तुम्हारा क्या है, टाइम है। डिस्टेंस और टाइम है ना, ये लो और ये लो, ठीक है। और सपोज करते हैं कि यहाँ पे जो ग्राफ है, ये जो आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करता है एक्सिस के पैरेलल होके, यहाँ से स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहा है एक्सिस के पैरेलल होके। इसका मतलब बताओ, इसका मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट में या मोशन में। अगर ऑप्शन है तो ये ग्राफ आपके एग्जाम में आता है, जो कि बहुत बार आया हुआ है, और पूछता है कि ये बॉडी जो है वो रेस्ट में है, बताओ बॉडी जो है वो मोशन में है। ठीक है, बॉडी मोशन में है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन, बॉडी जो है आपके यूनिफॉर्म मोशन में है। फोर्थ ऑप्शन बॉडी जो है वो आपका एक्सेलरेटेड मोशन में है, राइट। तो होगा क्या, होगा ये कि बॉडी रेस्ट में है। यहाँ पे क्या होगा, बॉडी आपका रेस्ट में है। क्यों रेस्ट में है, डिस्टेंस बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स है, लेकिन टाइम बढ़ रहा है इधर, टाइम इधर बढ़ रहा है, डिस्टेंस फिक्स हो चुका है, टाइम बढ़ रहा है, मतलब क्या है, बॉडी रेस्ट में है। ठीक है, बेसिकली तुम लेट के जो रील चला रहे हो वो तुमको डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे हो, मोबाइल स्क्रीन के अलावा फिजिकली कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहे हो, यहाँ पर टाइम जो है निकलता जा रहा है, कटता जा रहा है। तो ये वो पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे हम डिस्टेंस टाइप ग्राफ में जो आपका ये लाइन दिख रहा है, इस पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ और नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं केस नंबर 2। अगेन आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये आपका हो गया डिस्टेंस, एंड दिस वन इज योर टाइम। डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, ठीक है। एंड ये जो आपका डिस्टेंस और टाइम ग्राफ है ना, ये कुछ ऐसे निकल रहा है, मतलब अगर अगर एक्सिस के पैरेलल निकले तो बॉडी रेस्ट में है। लेकिन अगर ऑरिजिन से ऑरिजिनेट हो, है ना, यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है वो ऑरिजिन से निकल रहा है, तो बॉडी किस पोजीशन में है, राइट। देखो डिस्टेंस इतना ट्रैवल हुआ इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम, तो डिस्टेंस इतना ट्रैवल हुआ इन दिस इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब यहाँ पे देखो जैसे जैसे तुम्हारा डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम बढ़ रहा है, और इक्वल इंटरवल में बढ़ रहा है, इक्वल इंटरवल पर आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है और उतना ही इक्वल इंटरवल पर टाइम बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये आपका है यूनिफॉर्म मोशन,
द बॉडी इज सेट टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ द डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग एंड द टाइम इज इंक्रीजिंग टू एट द सेम इंटरवल, राइट। ठीक है, चलिए तो अब बात करते हैं केस नंबर 3 के बारे में, है ना। रुक जाना जरा, चलो अब बात करते हैं केस नंबर 3 के बारे में। केस नंबर 3 के बारे में जानने के लिए जान लो कि दो चीज़ होता है पॉजिटिव स्लोप, एक होता है नेगेटिव स्लोप। ठीक है, तो केस नंबर 3 जो है इट्स अबाउट पॉजिटिव स्लोप। यहाँ पर क्या है, डिस्टेंस है, ये तुम्हारा डिस्टेंस है और ये तुम्हारा क्या है, टाइम है, डिस्टेंस और टाइम है। और अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसे बना रहा है, अगर तुम्हारा ग्राफ ऐसे बना रहा है, मतलब ये वाला कर्व आपको दिख रहा है, तो दिस कर्व मतलब क्या है, ये कर्व जो है ये बेसिकली पॉजिटिव स्लोप का कर्व है। ये क्या है, पॉजिटिव स्लोप का कर्व है, पॉजिटिव स्लोप का कर्व है ये। ठीक है, राइट। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, क्या डिस्टेंस और टाइम इक्वल है क्या, क्या डिस्टेंस टाइम इक्वल गिर रहा है क्या, नहीं गिर रहा है। ठीक है, नहीं गिर रहा है, राइट। मतलब क्या है, ये कौन सा मोशन है, ये आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये कौन सा मोशन है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। ये तुम्हारा हो गया नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, राइट। और कौन सा स्लोप हो गया, विद पॉजिटिव स्लोप। एग्जाम में कुछ भी दे देगा, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद पॉजिटिव स्लोप, इट इज यूनिफॉर्म मोशन विद नेगेटिव स्लोप, इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन विद नेगेटिव स्लोप, राइट। और ऑप्शन नंबर डी द बॉडी इज एट रेस्ट, कुछ भी दे देगा। तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए कि ये जो है स्लोप कर्व है, स्लोप कर्व है मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है, और कौन सा स्लोप है, पॉजिटिव स्लोप है। ठीक है, अच्छा आपके एग्जाम में मान लो ऑप्शन थोड़ा चेंज कर दिया, ऑप्शन में इन दोनों में से कुछ नहीं दिया, ऑप्शन में दे दिया कि यहाँ पे पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है, तब भी सही होगा, तब भी आपका सही होगा, बिकॉज पॉजिटिव एक्सेलरेशन हो रहा है मतलब वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, दैट इज ए इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट। जब ए इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है तो टाइम के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेगा, आपका जो डिस्टेंस है वो टाइम इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम नहीं होगा ये। ठीक है, ये आपका बहुत स्पीड से आपका डिस्टेंस जो है कवर होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या है कि यहाँ पे ए जो है दैट इज एक्सेलरेशन जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। क्लियर है क्या, चलो एक और केस देखते हैं, एक और केस। अगर यहाँ पे ग्राफ तुम्हारा, ठीक है, ये भी तुम्हारा सेम डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये भी तुम्हारा सेम डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह से दिख रहा है, यहाँ से ग्राफ कुछ इस तरह दिख रहा है, तो ये क्या होता है, ये होता है नेगेटिव नेगेटिव स्लोप कर्व। ये तुम्हारा होता है नेगेटिव स्लोप कर्व, नेगेटिव स्लोप कर्व मतलब ये कौन सा मोशन है, अगेन ये भी तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है विथ नेगेटिव स्लोप कर्व, या फिर विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन, या फिर विथ डी एक्सेलरेशन। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो तुम। क्लियर है, तो चार ग्राफ दिए हैं, चारों में से एक भी ग्राफ को रटना नहीं है, जैसे समझाए हैं वह समझ लेना है और तुम्हारा एकदम में काम हो जाएगा। अब बात करते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में। ठीक है, अच्छा एक और चीज जान लो, जो तुम्हारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है, राइट, इसका जो स्लोप है क्या दिखाता है, ये दिखाता है तुम्हारे वेलोसिटी के बारे में, ये तुम्हारे वेलोसिटी के बारे में दिखाता है, बात करता है। ठीक है, लेकिन जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसका जो स्लोप होगा ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, बताओ जरा। जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, ये बताएगा आपको एक्सेलरेशन के बारे में, एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, चलो अब एक एक करके इसको हम लोग समझने वाले हैं। ठीक है, एक एक करेंगे और एक एक करके हम लोग उसको समझेंगे। ठीक है, ओके, तो केस नंबर 1 लेते हैं, केस नंबर 1 लेते हैं। सेम ग्राफ जो हम लोग डिस्टेंस टाइम में पढ़े थे, ये तुम्हारा हो गया वेलोसिटी और ये तुम्हारा हो गया टाइम। ठीक है, वेलोसिटी और टाइम, राइट। तो अगर सेम आपके एक्सिस से पैरेलल एक लाइन अगर निकल रहा है, तो तुम बताओगे कि बॉडी रेस्ट में है, बॉडी मोशन में है, ठीक है, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, या फिर बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, किस में है ये तुम बताओगे। ठीक है, ये क्या आपका है ना। ठीक है, चलो केस नंबर 4 लेते हैं, केस नंबर 4। अगेन तुम्हारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अगेन तुम्हारा वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, राइट। यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको ग्राफ दिख रहा है, कुछ इस टाइप से आपको ग्राफ दिख रहा है। ठीक है, कुछ इस टाइप से ग्राफ दिख रहा है, तो ये भी तुम लोग खुद बताओ कि अब ये क्या शो कर रहा है, दो आपका टास्क है। ठीक है, इज इट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, ऑप्शन नंबर बी इज इट रिटार्डेशन, इज इट ऑप्शन नंबर सी इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ऑप्शन नंबर डी इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, राइट। तो देखो ऑब्वियसली ये यूनिफॉर्म मोशन तो है नहीं, तो इसको आप एलिमिनेट करो। रिटार्डेशन भी नहीं है क्योंकि ऊपर तरफ आपका कब्जा आपको पहले बताया था, इसको भी एलिमिनेट करो। ठीक है, अब क्योंकि रिटार्डेशन नहीं है, रिटार्डेशन नहीं है मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, नेगेटिव एक्सेलरेशन नहीं है मतलब ऑप्शन नंबर डी को भी एलिमिनेट करो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो 8 ग्राफ आपको बताएं, इस 8 ग्राफ को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस 8 ग्राफ से क्वेश्चन जो मल्टीपल टाइम पूछे हुए हैं। मूविंग हेड, बात करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, है ना। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन के बारे में, जिसको बताते वक्त है ना लाइट कट गया था और आपका क्लास जो कंप्लीट नहीं हो पाया था। ठीक है, तो एक सेकंड वेट करना जरा। चलो सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं। तो मोशन ऑफ अ बॉडी अलोंग द सर्कुलर पाथ, देन द मोशन ऑफ बॉडी इज सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन। यहाँ से थोड़ा सा अपनी स्पीड को हम स्लो करते हैं, स्पीड करते हैं, राइट। चलो सबसे पहले तो बहुत लोगों को नहीं पता होता है कि जो आपका सर्कुलर मोशन है और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या होता है। पहले तुमको हम ये क्लियर करेंगे, फिर बताएंगे सर्कुलर मोशन क्या होता है। ठीक है, पहले तो डिफरेंस क्लियर कर लो कि सर्कुलर मोशन, ठीक है, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या है ना। चलो तो सपोज मान लो कि ये कोई पॉइंट है ना, ये मान लो कि एक ये, अच्छा काम करो, ऐसा मान लो कि फैन है ना, एक फैन है जिसके 3 ब्लेड है, ये फैन है 3 ब्लेड है, ये ब्लेड 1, ये ब्लेड 2 और ये ब्लेड 3 है। ठीक है, 3 ब्लेड है, फैन के 3 ब्लेड है, राइट। अब ये फैन जो मूव कर रहा है, ये जो फैन घूम रहा है, ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर ब्लेड के बारे में बात करो, यहाँ पे दाग कर दो, किसी पर्टिकुलर ब्लेड जो है उसको तुम किसी कलर से मार्क कर दो, राइट। सपोज रेड कलर से मार्क कर दो, इस ब्लेड को आप रेड कलर से मार्क कर दो। अब ये जो रेड कलर मूव कर रहा है ना, ये जो बस ये जो पॉइंट जो मूव कर रहा है इस तरह से, ये जो पॉइंट मूव कर रहा है ये होगा रोटेशनल मोशन, लेकिन जो कंप्लीट मूवमेंट है उसको बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, नहीं समझ में आया ना, ऐसा समझो, ये समझो कि ये मान लो आपको झूला दिखाई दे रहा है, ये आपको क्या है, झूला दिखाई दे रहा है, राइट, है ना। इस झूले में यहाँ पे आप बैठे हो, किसी पॉइंट पे, इस पॉइंट मान लो कि आप बैठे हो, है ना, कोई एक लड़का है यहाँ बैठा हुआ है, ठीक है, और ये झूला जो है गोल घूम रहा है, ये जो झूला है वो गोल घूम रहा है ना, ये झूला जो गोल गोल चक्कर काट रहा है, इसको बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ये झूला जो है वो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, लेकिन इस पॉइंट के बारे में बात करें, राइट, तो ये आपके रोटेशनल मोशन के अंदर आएगा, ये आपको क्या आएगा, रोटेशनल मोशन के अंदर आएगा। ठीक है, चलो ओके
तो व्हेन द बॉडी मूव्स इन सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड दिस टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब भी एक बॉडी जो है, जब एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करती है विद कांस्टेंट स्पीड को बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। दिस इज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको आप लोग ध्यान रखोगे, ठीक है। जो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, या एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल होता है, ठीक है। क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कीप्स चेंजिंग। आपको पता है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, इसमें डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा बदलता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर कोई बॉडी इस तरह मूव कर रहा है गोल गोल, अगर कोई बॉडी इस तरफ से ऐसे गोल गोल मूव कर रहा है, इस तरह से गोल मूव कर रहा है, और यहाँ पे पत्थर बांधी हो, यहाँ पे क्या किया तुम, पत्थर बांधी हो, है ना, और इसको घुमा रहे हो, यहाँ पे स्ट्रिंग लगा हुआ है, और तुम बीच में खड़े हो, है ना, और ऐसे हाथ से ऐसे, फॉर एग्जांपल मान लो कि तुम, ये इंसान है ना, प्रॉपर्टी डायग्राम समझाने के लिए कर रहा है, ये इंसान है, ठीक है, और ये हाथ से पकड़ा हुआ है किसी को और गोल गोल नचा रहा है, गोल गोल नचा रहा है, ठीक है, और यहाँ एक एंड में पत्थर बंधा हुआ है, समझ में आ रहा है, विजुअलाइज कर पा रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ये पत्थर ट्राई करेगा ऐसे निकल जाने का, है ना, फिर पत्थर घूम के अल्टीमेटली यहाँ पे आएगा, फिर ट्राई करेगा निकल जाने का, फिर घूम के यहाँ पे आएगा, ट्राई करेगा ऐसे निकल जाने का, है ना, फिर घूम के यहाँ पे आएगा, ट्राई करेगा ऐसे निकल जाने का, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना। तो वही बात यहाँ पे बताया हुआ है, वही बात बताया हुआ है कि जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है, क्या होता है, बदलता रहता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है, राइट। और ये क्या होता है, एक्सेलरेटेड मोशन होता है। व्हाट आर द कंडीशन ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन क्या होना चाहिए, सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशन ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए। नाउ व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, दो चीज समझोगे, पहला सेंट्रीपिटल, दूसरा जो है सेंट्रीफ्यूगल। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, ये फोर्स, वो फोर्स जो इस पत्थर को बोल रहा है कि भाई बाहर निकल जा, ठीक है, राइट, जो इस पत्थर को बाहर निकालने के लिए निकलने में लगा उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। यहाँ पे देखो पत्थर मूव कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे डायग्राम में, यहाँ पत्थर मूव कर रहा है, और यहाँ पे हमेशा एक फोर्स लगता है जो इस पत्थर को बाहर की तरफ फेंकने का प्रयास करता है, ठीक है। जब भी पत्थर से मूव करता है एक फोर्स लगेगा, इस पत्थर को बाहर की तरफ फेंकने का प्रयास करेगा, हमेशा इसको लगता रहेगा पत्थर, ठीक है, ये फोर्स लगता रहेगा, ठीक है, ये फोर्स जो है लगता रहेगा जो इस पत्थर को बाहर निकाल के फेंकने का प्रयास करेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, इसी फोर्स को बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। आप देखना कभी आप स्ट्रिंग को लूज करोगे ना, जब आप स्ट्रिंग को लूज करोगे तो बॉडी आपका सर्कुलर मोशन मूव नहीं करेगी, बॉडी जो है वो गिरना स्टार्ट होगी। आप एक पत्थर को बांधो, है ना, एक रस्सी में बांधो, स्ट्रिंग में बांधो, उसको गोल गोल घुमाना चालू करो, राइट। जब देखना आप उसको घुमाने का स्पीड कम करोगे धीरे धीरे, तो क्या होगा, स्पीड जब कम करोगे धीरे धीरे, तो एक टाइम आएगा जब जो पत्थर है वो ऐसे बाहर नहीं फेंकेगा, है ना, वो क्या होगा, गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, राइट, है ना, वो स्ट्रिंग लूज होना स्टार्ट हो जाएगा, पत्थर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। और सर्कुलर मोशन जो है वो आपका पत्थर ट्रैवल नहीं कर पाएगा। तो जो मेन कंडीशन होता है वो ये होता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, जो उस पत्थर को फोर्स दे, प्रॉपर्ली मूव करवाए। और दूसरा फोर्स क्या है, दूसरा फोर्स क्या है आपका, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ठीक है। सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल है, लेकिन सेंट्रीपिटल के बारे में कुछ बात और करते हैं पहले हम लोग। सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ नेट फोर्स दैट एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट टू कीप्स इट मूविंग अलोंग अ सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स है, वो नेट फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है और उसको सर्कुलर पाथ में घुमाता रहता है, ये होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ, ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूला के बारे में। अब बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के फार्मूला के बारे में। फार्मूला डिड्यूस करेंगे हम, ना, क्योंकि हम लोग क्लास 11th लेवल पे पहुंच चुके हैं, तो हम लोग फार्मूला करेंगे, प्रॉपर्ली डिड्यूस करके समझेंगे, ठीक है। समझो इसको, सपोज मान लो एक बॉडी है, एक बॉडी क्या है, आप बेसिकली एक ये बॉडी लो, ये बॉडी है जिसका नाम है एम, इसके पास कोई मास है, मास का एम, एक बॉडी इसका मास का एम है। इसको आप हाथ में एक रस्सी बांधियो, मतलब इस मास वाले बॉडी में एक रस्सी बांधियो, और रस्सी का एक तुम्हारे हाथ में, एक शेयर तुम्हारे हाथ में, और तुम गोल गोल घुमा रहे हो, ठीक है, समझ आ रहा है। बस विजुलाइज करना, तुम्हारे बॉडी, तुम्हारे पास एक बॉडी का नाम एम है, ठीक है, उसको तुम सर्कुलर पाथ में घुमा रहे हो रस्सी में बांध के, ठीक है। जो सर्कुलर पाथ बन रहा है वो बन रहा है आपका आर, जो सर्कुलर पाथ है उसका रेडियस का बन रहा है, और आप इसको किस गति से घुमा रहे हो, आप इसको वी की गति से घुमा रहे हो, वी, दैट इज वी वेलोसिटी, ठीक है। एक बॉडी है जिसका मास एम है, इसको आप वी वेलोसिटी के साथ घुमा रहे हो, किस सर्कल में घुमा रहे हो, वो सर्कल का रेडियस जो है आर है, रेडियस जो है आर है। तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, ठीक है। अच्छा, एफ से लिख रहे हैं बिकॉज़ जो नॉन साइंस बैकग्राउंड वाले को बता दें, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे लिखते हैं, जहाँ पे एफ डिनोट करता है फोर्स को और सी डिनोट करता है सेंट्रीपिटल को, ठीक है, राइट। चलो यहाँ पे एफ से क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होगा हमारा, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा एफ इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर, एम वी स्क्वायर बाई आर हो जाएगा, ठीक है, राइट। चलो तो ये मान लो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, ये तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे ना डिड्यूस करने के पहले कुछ चीज़ और बताते हैं, है ना, जो स्किप हो रहा था मेरे से, एक सेकंड ना, एक मिनट देखो। जब सर्कुलर मोशन के बारे में बात की, जब सर्कुलर मोशन के बारे में बात की तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन। और बस ये बताया कि प्रीवियस क्वेश्चन है, प्रीवियस में आया था, लेकिन यहाँ पे तुम लोगों का दिमाग खराब होना चाहिए, दिमाग खराब इसलिए होना चाहिए बिकॉज़ अभी हम बताए थे कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है, राइट। इट इज एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, राइट। ये भी बताया था ना, अभी बताया था, रुक जाओ दिखाने दो, ये रहा, अभी बताया था, कहाँ कहाँ गया है, जो भी है। अभी आपको बताया था कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, राइट, ये आपका ये एग्जांपल इसका, एक मिनट रुको तो दिखा के मानेंगे। यहाँ पे देखो, ये रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, है ना, इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और तुमको बताया था कि जो आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन है वो तुम्हारा एक्सेलरेटेड मोशन क्यों है, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम में कवर नहीं करते हैं। पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है और पॉइंट सी है, 3 पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। पॉइंट ए से बी का जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, बी से सी का डिस्टेंस जो है 5 मीटर है, ठीक है, राइट। पॉइंट ए से आप बी पे पहुंच रहे हो लगभग मान लो कि 4 मिनट में, और बी से आप सी पे पहुंच रहे हो लगभग 3 मिनट में, 3 मिनट में, मतलब क्या हुआ, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल टाइम। मतलब ये है कि बेसिकली यहाँ पे नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है ये एक्सेलरेटेड मोशन शो कर रहा है, आप एक्सेलरेशन कर रहे हो, है ना। अगर मान लो कि आप एक्सेलरेशन नहीं कर रहे होते, आप इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन होता, समझ में आ रहा है। अगर तुम इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करते इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब क्या होता, मतलब यूनिफॉर्म मोशन होता। यूनिफॉर्म मोशन बताते हैं कि एक्सेलरेशन 0 होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, 0 होता है, बिकॉज़ वेलोसिटी कांस्टेंट हो गया, मतलब एक्सेलरेशन 0 होता है। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म में जो है यहाँ बताते हैं कि एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है, यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी जो वेग है ये कांस्टेंटली चेंज हो रहा है, क्योंकि तुम्हारा वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब ये कि एक्सेलरेशन बदल रहा है, एक्सेलरेशन जो है वो 0 नहीं है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, घट रहा है ना। अभी तुमको बताते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो क्या है तुम्हारा, यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है वो इट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे लिखा है कि यूनिफॉर्म मोशन जो है ये आपका एक्सेलरेटेड मोशन है। अभी तुमको एक्सप्लेन किया कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है
नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है ये आपका एक्सीलरेटेड मोशन होता है, यूनिफॉर्म मोशन एक्सीलरेटेड नहीं होता। यूनिफॉर्म मोशन जो है एक्सीलरेटेड नहीं होता। तुमको तब से वही बता रहा है कि पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट सी है, तुम पॉइंट ए से बी पे और बी से सी पे ये क्या है, इक्वल डिस्टेंस है, ये इक्वल डिस्टेंस है और तुम अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर तुम इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इसका मतलब तुम्हारा वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सीलरेशन जो है वो 0 है, एक्सीलरेशन क्या है 0 है, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में आपको बताया कि यहाँ पे एक्सीलरेटेड मोशन है, बिकॉज़ यहाँ पे वेलोसिटी जो है ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट नहीं है, आपका एक्सीलरेशन जो है इट इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है ये एक्सीलरेटेड मोशन होता है, तुमको बताए थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है ये एक्सीलरेटेड मोशन है, ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज़ तुम एक्सीलरेशन समझ रहे हो क्या बोलना चाह रहे हैं? हम ये बोलना चाह रहे हैं ना, फिर से रिपीट करते हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं, बिकॉज़ आप लाइव नहीं हो इसलिए हम प्रॉपर्ली बार-बार तोड़ के बता रहे हैं। हम ये बोलना चाह रहे हैं कि अभी आपको बताया था कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है, राइट, इसमें क्या होता है, बॉडी का जो गति होता है, वेलोसिटी जो होता है वो बदलता रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता। बॉडी जो है इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर नहीं करती है, ठीक है। वो ऊपर नीचे होता है, ऊपर नीचे होता है मतलब कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं होता, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ठीक है। और आपका एक्सीलरेशन जो है इट इज नॉट इक्वल टू 0, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है कम रहा है, मतलब एक्सीलरेशन जो है एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जांपल क्या है, मतलब एक्सीलरेटेड मोशन जो इसका एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जांपल ये आपको हम पहले बताए थे। लेकिन अब ये बता रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सीलरेटेड मोशन। तो ये भेदभाव क्यों, दोबारा दोहरी बात क्यों? दोहरी बात इसलिए बिकॉज़ जब एक्सीलरेशन पढ़ा रहे थे तुम लोगों को तो वहां पे तुमको बताया था एक चीज, हम वो दिखाते हैं फिर से। एक्सीलरेशन पढ़ा के बताया था कि एक्सीलरेशन जो है ये तीन चीज पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन जो है ये तीन चीज पे डिपेंड करता है, ये कहां गया, तो तीन चीज पे डिपेंड करता है, पहला स्पीड के ऊपर, ठीक है, दूसरा डायरेक्शन के ऊपर और तीसरा दोनों के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन चीज पे डिपेंड करता है, डिस्टेंस आपका स्पीड पे, डायरेक्शन पे और दोनों पे। अब बात करते हैं सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ पे डायरेक्शन बार-बार तुम्हारा चेंज हो रहा है क्योंकि एक्सीलरेशन जो है वो तुम्हारे डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, एक्सीलरेशन जो है डायरेक्शन पे डिपेंड करता है और सर्कुलर मोशन में क्या हो रहा है, बार-बार तुम्हारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बार-बार तुम्हारा डायरेक्शन जो है वो लगातार चेंज हो रहा है, ठीक है। अब क्योंकि तुम्हारा डायरेक्शन लगातार चेंज हो रहा है तो ये जो स्टेटमेंट है ये जस्टिफाइड है कि आपका जो एक्सीलरेटेड मोशन है वो किसका एग्जांपल है, दैट आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, किसका एग्जांपल है, एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। आई होप ये चीज क्लियर है, आई होप ये चीज जो है क्लियर है, ठीक है। जब ये चीज क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे और इस चीज को डिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे कि आपका सर्कुलर मोशन जो है बेसिकली है क्या, इसको डिड्यूस करेंगे। चलो अब आते हैं हम रिडक्शन पे, है ना। रिडक्शन के लिए डिड्यूस करने के लिए प्रॉपर फ्रेश पेज देते हैं, वेट वेट वेट, चलो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं प्रॉपर सेंट्रीपिटल फोर्स के फॉर्मूला वगैरह, ठीक है। ठीक। तो ये आपका एक बॉडी है जिसका जो है मास एम, एक बॉडी है दैट इज मास एम, ठीक है। इस बॉडी को आप इस तरह से गोल गोल घुमा रहे हो, इस बॉडी को आप इस तरह से गोल गोल क्या कर रहे हो, घुमा रहे हो, ठीक है, राइट, इस तरह से आप इसको घुमा रहे हो, राइट। जो सर्कल बन रहा है, सर्कल का रेडियस क्या है, आर है, इस सर्कल का रेडियस क्या है, आर है, मतलब एक बॉडी है जिसका मास एम है, उसको आप सर्कल पाथ में घुमा रहे हो जिसका रेडियस आर है और इसको आप घुमा रहे हो वी वेलोसिटी से, क्या घुमा रहे हो, वी वेलोसिटी से घुमा रहे हो। मतलब यहाँ से सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला बनेगा m इक्वल टू v स्क्वायर बाय r, राइट, m इक्वल टू v स्क्वायर बाय r। ये होगा आपका इक्वेशन नंबर 1, ये तुम्हारा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये होगा तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। अच्छा तुमको पता है, राइट, कि फोर्स इक्वल टू m होता है ना, पता है ना, पता है ना, F इक्वल टू m है, क्लास 30 से आपको पढ़ते आ रहे हो कि फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, पता है ना, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, पता है, राइट। तो अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे कि F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma, है ना। ये जो फोर्स का फॉर्मूला है, इस फोर्स के फॉर्मूला के बदले हम ये जो फोर्स का फॉर्मूला निकाले, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला निकाले m v स्क्वायर बाय r, इसके बदले आप ये लिख दिए, बस जस्ट फोर्स का फॉर्मूला लिख दिए कि F इक्वल टू ma, F इक्वल टू ma। ये आपका क्या है, इक्वेशन नंबर 2, ये तुम्हारा क्या इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों जब कंपेयर करोगे, जब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर करोगे तो यहाँ से तुमको एक वैल्यू मिल जाएगा, एक वैल्यू क्या मिला तुमको, देखो एक वैल्यू क्या मिल गया, v स्क्वायर बाय r मिला, क्या मिला, क्या एक 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 वैल्यू क्या मिल गया, v स्क्वायर बाय r मिला। मतलब यहाँ से एक वैल्यू निकाल दिए, एक वैल्यू क्या है हमारा, v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r, ठीक है, v स्क्वायर बाय r। तो आप ये बोल सकते हो कि जो आपका एक वैल्यू निकला, जो आपका एक वैल्यू निकला v स्क्वायर बाय r, ये किसका वैल्यू निकल गया, ये निकल गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का, ये निकल गया आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर बाय r जो आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन फॉर्मूला है, ठीक है। और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या था, f इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r, ठीक है। हमने क्या किया कि f इक्वल टू m हमें पता है, तो यहाँ से हम क्या किया, एक वैल्यू निकालिए, एक वैल्यू निकालिए, बिकॉज़ हम लोग को सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकालना था, ज्ञात करना था, ठीक है। यहाँ से चलो आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना, सिंपल कांसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, सवाल के बारे में बात करते हैं। सवाल ये था कि एक बॉडी है जो गोल गोल घूम रही है ना, सपोज मान लो बॉडी एम है, राइट, एक बॉडी एम है, एक बॉडी एम है जिसको आप क्या कर रहे हो, इस तरह से यूं गोल गोल जो है घुमा रहे हो, ठीक है, उसका गोल घुमा रहे हो, ठीक है। तो एक बॉडी जो गोल गोल घुमा रहे हो, तो बताओ कि अगर बॉडी गोल गोल घूम रही है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा। सो व्हाट इज द एंगल बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड द वेलोसिटी, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा, अब बॉडी गोल घूम रही है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन भी है, तो ये बताओ, समझ क्वेश्चन में आ रहा है ना, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यहाँ पे सीरीज का क्यों है, ये तुम्हारा सीरीज का प्रीवियस क्वेश्चन है, यहाँ पे सिंपल बात बोला है कि बॉडी है जिसका मास एम है, एक बॉडी इसका मास एम है और इस बॉडी को आप गोल गोल घुमा रहे हो, जब बॉडी को गोल घुमा रहे हो तो सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा है, बॉडी मूव कर रही है, मतलब सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लग रहा है और कुछ ना कुछ वेलोसिटी के साथ बॉडी मूव कर रही है। तो ये बताओ कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन बिटवीन सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी, ये सवाल है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, देख के आपको कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट फेस में इतना सिंपल सोचोगे उतना बेहतर रहेगा ना, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अपने को नहीं करना है। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन क्या है, बहुत लोग यहाँ पे आंसर कर दिए होंगे, है ना, क्योंकि हम लाइव नहीं है तो हम नहीं देख पा रहे हैं। ये क्या है बेसिकली, ये आपका सर्कल है, ठीक है, ये तुम्हारा सर्कल है। अब तुमको पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ लगता है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो बॉडी को पकड़ के रखता है, इस तरह से, इस तरह पकड़ के रखता है, अंदर बाहर जाने नहीं देता, बॉडी को निकलने नहीं देता, है ना, बॉडी को लगता है निकलने नहीं देता, ठीक है। ये फोर्स होता है बॉडी को निकलने नहीं देता, ठीक है। तो इधर लग रहा है तुम्हारा सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, एफसी, ये तुम्हारा एफसी है, ये तुम्हारा एफसी है ना, ये तुम्हारा एफसी है। अब फोर्स तुमको पता है कि फोर्स क्या होता है, तुमको पता है कि फोर्स क्या होता है, जहाँ फोर्स है वहाँ तुमको डायरेक्शन पता है क्या, अगर फोर्स है तो तुमको डायरेक्शन पता है, बिल्कुल पता है। और जहाँ फोर्स है वहाँ एक्सीलरेशन है ना, F इक्वल टू m आपको पता है, F इक्वल टू m, इसके आप यही पढ़ो कि F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m, F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है a के साथ, हाँ, इसे आप पढ़ रखे हो, ठीक है, राइट। तो जहाँ फोर्स लगेगा वहाँ पे आपका एक्सीलरेशन दिखेगा, राइट। तो इस साइड फोर्स लग रहा है, अगर इस तरफ फोर्स लग रहा है, अगर इस तरफ फोर्स लग रहा है तो एक्सीलरेशन किस तरफ होगा, कौन सा एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। और वेलोसिटी कहाँ निकलता है, वेलोसिटी जो इस तरफ निकलता है, वेलोसिटी जो इस तरफ होता है, ये जो बॉडी है मास, इसका वेलोसिटी क्या होगा, इधर होगा, वेलोसिटी क्या होगा, इधर होगा, और इसका एक्सीलरेशन क्या है वो इधर होगा, एक्सीलरेशन होगा। तो कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पे, यहाँ कौन सा एंगल बन रहा है, यहाँ बन रहा है 90 डिग्री एंगल, यहाँ बन रहा है 90 डिग्री एंगल, ठीक है, क्लियर है, चलो, ठीक है। तो यहाँ पे सीरीज 1 का किसका क्वेश्चन है, द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन अलोंग द, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है, सेम ही क्वेश्चन है बट थोड़ा ट्विस्ट कर दिया, ये भी सीरीज का क्वेश्चन था और ये भी सीरीज का क्वेश्चन है। सीरीज 1 का किसका सवाल है, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ ये बोला है कि द डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन है वो क्या है, और चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो हम लोग फटाफट डायग्राम बनाएंगे, है ना। फिजिक्स में क्या होगा, डायग्राम बनाएंगे हम लोग। तो ये हो गया आपका सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का सर्कल हो गया। अब इसमें मान लो ये बॉडी है, ये क्या है, बॉडी है, ये बॉडी है, इस बॉडी का वेलोसिटी कहाँ जाएगा, वेलोसिटी जो इसका बाहर जाएगा,
ये इसका वेलोसिटी हो जाएगा, है ना, ये इसका वेलोसिटी हो जाएगा, ये हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स, ये क्या हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। अब जहाँ जिस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उस तरफ एक्सेलरेशन भी होगा, पता है, जिस तरफ सेंट्रीपिटल फोर्स होगा उस तरफ जो है एक्सेलरेशन होगा। अगर फोर्स इस तरफ है, अगर फोर्स इस तरफ है तो एक्सेलरेशन इसी तरफ होगा ना, तुमको जिस तरफ फोर्स करेंगे तुम उस साइड मूव करोगे, राइट, तो जिस तरफ फोर्स होगा एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बोला है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, वो किस तरफ है, किस तरफ है, तो देखो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के। अगर ये आपका डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, राइट, यहाँ पर तुम्हारा ये तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, तो ये देखो ये तुम्हारा वेलोसिटी है, ये तुम्हारा जो है वेलोसिटी है, ठीक है, टेंजेंट तो बात आएगा नहीं, डायरेक्शन मोशन नहीं होगा, डायरेक्शन वेलोसिटी नहीं होगा, डायरेक्शन परपेंडिकुलर तो वेलोसिटी, यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है ना, ये परपेंडिकुलर, राइट, तो ये क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एक ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं, यहाँ तक क्लियर है। आगे बात करते हैं, अब बात करते हैं स्पीड इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, स्पीड इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन दैट इज 2 पाई आर बाई टी, 2 पाई आर बाई टी। अब ये जो स्पीड है ना, नाउ स्पीड स्पीड जो है ये हम लोग कैसे डिड्यूस किए, ठीक है। बेसिकली स्पीड इस फॉर्मूले से मेजर कैसे हो रहा है हम लोग इस बात को समझेंगे कि स्पीड जो है सर्कुलर मोशन के केस में जो स्पीड है वो इस फॉर्मूले की हेल्प से कैसे डिड्यूस हो रहा है हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। समझने के लिए अगेन डायग्राम बनाते हैं, समझने के लिए अगेन डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, ये क्या सर्कुलर पाथ है, और ये तुम्हारी बॉडी है, ये तुम्हारी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, ये बॉडी मूव करते हुए विद वेलोसिटी वी वेलोसिटी की स्पीड से बॉडी मूव करते हुए यहाँ पहुंच गई, ठीक है, वी वेलोसिटी के साथ बॉडी यहाँ पहुंच गई। यहाँ पर क्या है, रेडियस आर है, ये क्या रेडियस आर है, और वेलोसिटी कहाँ होगा बॉडी का, इस तरफ होगा, पता है आपको, वेलोसिटी क्या होगा इस तरफ होगा, और ये क्या रेडियस आर है, ठीक है। अब तुम्हें पता है वेलोसिटी होता क्या है, पढ़ा रखें, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, है ना, वेलोसिटी क्या होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, ये होता है ना, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट बेसिकली डिस्टेंस ही है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, ये डिस्टेंस ही है, लेकिन डायरेक्शन के विदाउट, है ना, ठीक है, मतलब डिस्टेंस में डायरेक्शन नहीं है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे डिस्टेंस है प्लस डायरेक्शन है, ऐसे लिखो डिस्टेंस है प्लस डायरेक्शन है ना, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन आपका डिस्प्लेसमेंट बनता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस प्लस डायरेक्शन होता है, राइट, ठीक है। तो चलो अब आपका बॉडी गोल मूव कर रहा है, जो बॉडी गोल मूव कर रहा है इस पाथ को फॉलो कर रहा है, जो बॉडी गोल मूव कर रहा है इस पाथ को फॉलो कर रहा है। अब ये क्या है, ये आपका सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल है, तुमको पता है कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर होता है, तुम्हें पता है कि सर्कमफरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई होता है। अब एक बॉडी अलग चक्कर काट रही है, एक बॉडी अलग चक्कर काट रही है, सपोज मान लेते हैं डिस्टेंस कवर कर रही है, पूरा डिस्टेंस कवर कर रही है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है एक बॉडी, ये बॉडी विद मास एम, ये बॉडी विद मास एम अगर पूरा चक्कर काट रही है सर्कल का, पूरे सर्कमफरेंस का, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 2 पाई आर कवर कर रही है, कितने टाइम में, ठीक है, डिस्टेंस कितना हो गया 2 पाई आर, टाइम कितना हो गया टी, टाइम कितना हो गया टी। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला बैठा दो, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर बाई टी, 2 पाई आर बाई टी। तो यहीं से निकल के आया स्पीड इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन इज 2 पाई आर बाई टी। फिर से बताते हैं, समझो, इस बात को समझो, ये तुम्हारा एक सर्कुलर पाथ है, ये तुम्हारा क्या सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ पे हम लोग क्या करेंगे, बॉडी को मूव करवाएंगे, एक बॉडी जिसका मास एम है इसको हम मूव करवाएंगे, राइट, इसको हम क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। अब ये बॉडी मूव होते 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 यहाँ से मूव होते हुए अगेन यहाँ पहुंच गई, एक बॉडी मूव यहाँ पहुंच गई, ठीक है। अब क्योंकि बॉडी ने पूरा सर्कल कवर किया है, मतलब बॉडी ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है बॉडी ने, 2 पाई आर, 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर। वेलोसिटी का जो आपको फॉर्मूला है वहाँ पर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट होता है क्या बेसिकली, डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पर डिस्टेंस ही तो है, और क्या है, यहाँ पर डिस्टेंस है, लेकिन किसके साथ एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ, है ना, इन शॉर्टकट वे, यही है ना, राइट। तो यहाँ पे कितना डिस्टेंस कितना कवर किया बॉडी आपका, 2 पाई आर, 2 पाई आर कितने टाइम में कवर किया आपके, टी टाइम में कवर किया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, वेलोसिटी का फॉर्मूला बैठा देंगे, दैट इज 2 पाई आर बाई टी, ये 2 पाई आर बाई टी, यही आपका स्पीड इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है, यही तुम्हारा स्पीड इन द केस ऑफ सर्कुलर मोशन। अच्छा मान लो यहाँ से एक और सवाल आता है, यहाँ से और सवाल आता है, बोलते चलो ठीक है आप एक काम करो, है ना, आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, आप एक काम करो, वेलोसिटी तो निकाल दिए तुम, हैं, वेलोसिटी निकाल दिए, अब बताओ टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, वेलोसिटी तो निकाल दिए, रिड्यूस कर दिए, अब बताओ टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, राइट। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टी इक्वल टू 2 पाई आर बाई वी कर देंगे, तुम्हारा कैसा आया, जब वी का क्या था, वी का था आपका 2 पाई आर बाई टी था ना, 2 पाई आर बाई टी था, सिंपल मैथमेटिक्स लगाएंगे हम लोग, टी को उठा के यहाँ डाल देंगे, वी को उठा के यहाँ डाल देंगे, तो हम लोग टाइम पीरियड निकल जाएगा, टाइम पीरियड क्या हो गया आपका 2 पाई आर बाई वी हो गया, है ना। यहीं से एक और चीज़ डिड्यूस कर लेंगे, आप एग्जाम में मान लो पूछ दिया, चलो ठीक है बहुत तेज बन रहे हो, फ्रीक्वेंसी बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ, राइट, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे इसका हम लोग, इसका हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे सर्कुलर मोशन का, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, अब तो तुमको पता है कि एफ इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई टी होता है, मतलब फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड होता है, नहीं पता तो जान लो, है ना, आप आगे पढ़ोगे या फिर क्लास में आपने पढ़ा दिया होगा ये सब कि फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाई टी होता है, 1 बाई टाइम होता है, ठीक है। तो एफ इक्वल टू कितना हो गया आपका 1 बाई टी का वैल्यू क्या निकाल दो, टी का वैल्यू क्या निकाल दो, 2 पाई आर बाई बी निकालना, पुट कर दो इसको, पुट कर दो 2 पाई आर बाई बी, 2 पाई आर बाई बी। अब क्या होगा, अब क्या होगा आपका एफ इक्वल टू वी बाई 2 पाई आर, ये होगा फ्रीक्वेंसी, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक बार रिवीजन करवाएं, सर्कुलर मोशन समझो फिर से, ग्राफ वगैरह तो क्लियर है, सर्कुलर मोशन फिर समझो, मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कुलर पाथ, देन द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग द सर्कुलर पाथ, देन द मोशन ऑफ द बॉडी सेड टू बी इन सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन क्या होता है, इट इज द एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन जो है आपके एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। अभी तो आप बताते कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो एग्जांपल है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो आपका एग्जांपल है, राइट, एक्सेलरेटेड मोशन का, नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो एक्सेलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है, यहाँ वेलोसिटी आपका कांस्टेंट नहीं है, राइट, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म मोशन है तो स्पीड ऊपर नीचे हो रहा है, राइट, इसका मतलब क्या है कि वेलोसिटी जो है कांस्टेंट नहीं है, आप एक ही वेलोसिटी पे बाइक नहीं चला रहे हो, राइट, अब एक ही वेलोसिटी पे बाइक नहीं चला रहे हो, मतलब एक्सेलरेशन या तो बढ़ा रहे हो, इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है नॉट इक्वल टू 0 है, राइट। लेकिन यहाँ पे आप बोल दी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, इसलिए बोल दिए बिकॉज़ एक्सेलरेशन बढ़ाते हैं, तो आपको बताया कि जो एक्सेलरेशन है, आपका जो एक्सेलरेशन है वो 3 चीजों पर निर्भर करता है, 3 चीजों पर डिपेंड करता है, पहला आपका चेंज इन स्पीड, दूसरा चेंज इन डायरेक्शन और तीसरा जो है चेंज इन बोथ, स्पीड एंड डायरेक्शन बोथ, क्लियर है। चलो इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इसलिए लिख दिया कि यूनिफॉर्म मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, ये साइड जस्टिफाई हो चुका है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में ये देखें कि सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। फिर हम ये देखें कि व्हाट आर द कंडीशन ऑफ सर्कुलर मोशन, कंडीशन ये है कि सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स होना चाहिए, ठीक है, राइट, ओके, ठीक है। अब सेंट्रीपिटल होता है क्या, बताया थे कि सेंट्रीपिटल क्या होता है कि सपोज मान लिया ये आपका गोल बॉडी है ना, गोल बॉडी क्या बेसिकली बॉडी आप गोल घुमा रहे हो, है ना, स्ट्रिंग जो है, धागा जो है, रस्सी जो है, उसमें आप क्या किया गोल, एक पत्थर को बांध दो, गोल घुमा रहे हो, ठीक है। तो ये कोशिश करेगा बाहर निकलने का, हाँ, ये कोशिश करेगा करने का बाहर निकलने का, ये कोशिश करेगा बाहर निकलने का, लेकिन ये बाहर निकल नहीं पा रहा क्योंकि आप इसको स्ट्रिंग से बांध के रखे हो, एक स्ट्रिंग है, राइट, जिसके फोर्स से ये अंदर पकड़ा हुआ है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, राइट। तो मतलब अंदर की तरफ बल लग रहा है, अंदर का क्या बल लग रहा है, जिस पत्थर को पकड़ के अंदर रखा है, बाहर निकलने नहीं दे रहा है, इस बल को क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। लेकिन एक बाहरी बल भी लग रहा होगा, एक बाहरी बल भी लग रहा होगा, जिस पत्थर को बाहर निकालने का प्रयास करता है उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल, उसको बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल, ठीक है, राइट।
ठीक है। तो सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल क्लियर है। चलो इसके बाद बताया था आपको अच्छा ये सर्कुलर मोशन के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, सर्कुलर मोशन के लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों इंपॉर्टेंट है। राइट, बात करते हैं पहले बात करेंगे हम सेंट्रीपिटल के बारे में। सेंट्रीपिटल वो फोर्स है जो कि एक बॉडी को सर्कुलर मोशन में सर्कुलर पाथ में मूव करवाता है। क्लियर है ना। इसका डायरेक्शन कहाँ होता है, इसका डायरेक्शन होता है सेंटर में, इसका डायरेक्शन कहाँ होता है सेंटर में। राइट, या आपका बॉडी गोल मूव कर रहा है, इसका डायरेक्शन कहाँ पे होगा, सेंटर में होगा। सेंटर में इसको एक फोर्स पकड़ के रखेगा, सेंटर में एक फोर्स होगा जो स्ट्रिंग को इस पत्थर को, इस बॉडी मास को, इस बॉडी एम को पकड़ के रखेगा। राइट, यहाँ पे क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। ठीक है, फिर आपको हम डिड्यूस करना स्टार्ट करेंगे, आपको बताएं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है सेंट्रीपिटल उसका फॉर्मूला क्या होगा। राइट, F = mv²r। फिर आपको ये बताएं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है ना। राइट, दैट इज F = ma होता है, F = ma होता है, जहाँ से एक वैल्यू निकाल लोगे आप, v² r निकाल लोगे। ठीक है, इसके अलावा आपको एक प्रीवियस क्वेश्चन कराए थे हम, जहाँ पे आपको बताया कि दो एंगल्स निकाल दो। हाँ, राइट, अगेन ये आपका प्रीवियस क्वेश्चन है जहाँ पे ये बोला है कि डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो है वो क्या होने वाला है, तो या आपका परपेंडिकुलर होने वाला है किसके साथ, वेलोसिटी के साथ, है ना। ठीक है, चलो इसके अलावा स्पीड इंडेक्स ऑफ सर्कुलर मोशन आपको दिखाई थे हम 2πr/t। अभी प्रॉपर्ली डिड्यूस नहीं कर रहे हैं, अगर ढंग से डिड्यूस करने लगे ना आपको बस सुपरफिशियल नॉलेज दे रहे हैं, अगर ढंग से डिड्यूस करें तो फिर अगेन dp/dt वगैरह लगाना स्टार्ट करेंगे हम लोग, है ना। जो लोग साइंस बैकग्राउंड से वो किए होंगे डेरिवेशन वगैरह। ठीक है, तो ये सब आपको दरकार नहीं करने का, जितना बताया उतना सफिशिएंट है। आई नो कुछ पार्ट हम छोड़ रहे हैं, राइट, क्लास 11 का कांसेप्ट मिस कर रहे हैं, लेकिन वो आपको जानना नहीं है, वो आपको नहीं जानना। आपको बताया था क्लास 11 को सब चीज नहीं पढ़ना है, क्लास 11 में आपको लिमिटेड चीजें पढ़नी है। ठीक है, तो वो लिमिटेड चीजें जिससे आपका सिलेबस कवर हो जाएगा वो बस बता रहे हैं, फिर अगेन डिफरेंशिएशन वगैरह का मतलब नहीं है ना। ठीक है, चलो यहाँ पे टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी निकल गया। अब बात करते हैं एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, बात करते हैं एग्जांपल ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो पहला एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है फॉर अ कार ट्रैवलिंग अराउंड द सर्कुलर रोड विद यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक कार है जो सर्कुलर रोड में ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर। एक कार है जो कि सर्कुलर रोड में ट्रैवल कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर। सवाल ये आता है कि ये कार चलो मान लो कि यहाँ पे रस्सी बांधे हुए थे, रस्सी बांध के पत्थर इसमें रस्सी बांध के गोल घुमा रहे थे, है ना। एक पत्थर में रस्सी बांध के गोल घुमा रहे थे, तो यहाँ तो आप बता दिए कि भैया सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये स्ट्रिंग की वजह से लग रहा है और कहाँ लग रहा है, बीच में लग रहा है, कहाँ लग रहा है, बीच में लग रहा है, बता दिए। लेकिन अगर हम बोलते हैं कि एक कार है जो कि रोड के गोल घूम रही है, एक कार रोड के गोल घूम रही है, तो ऐसा क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स, ऐसा कौन सा है जो इस कार को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है, ऐसा कौन सा सेंट्रीपिटल फोर्स है जो इस गाड़ी को, इस कार को जो है इस पाथ पकड़ के रखा है। तो कार एंड टायर के बीच का फ्रिक्शन क्या है, बेसिकली कार और टायर के बीच का फ्रिक्शन, ये सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है और गाड़ी जो गोल घूम रही है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और सवाल आता है कि प्लैनेट्स क्यों घूम रहे हैं, प्लैनेट्स क्यों घूम रहे हैं बिकॉज ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। अगर प्लैनेट्स गोल घूम रहे हैं ना, इस अगर प्लैनेट्स गोल घूम रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ तो कार भी नहीं, यहाँ पे टायर भी नहीं, यहाँ पे कोई बंदा रस्सी पकड़ के रस्सी बांध के घुमा भी नहीं रहा है, तो ये प्लैनेट्स निकल के भाग में चले जा रहे हैं। अगर प्लैनेट्स के पास वेलोसिटी है, राइट, तो वेलोसिटी जो है इस सेंट्रीपिटल फोर्स को ओवरकम क्यों नहीं कर रही है, यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ क्यों नहीं रहा है, ये क्यों 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 प्लैनेट्स गोल घूम रहे भाग में निकल जा रहे हैं, राइट। तो सवाल यह है ग्रेविटेशन, यहाँ पे जो ग्रेविटेशन है वो क्या कर रहा है, इस प्लैनेट को पकड़ के रखा है, इस प्लैनेट को पकड़ के रखा है, अंदर की तरफ एक बल लगा रहा है, अंदर की तरफ एक बल लगा रहा है। ठीक है, जो ग्रेविटेशन है वो एक अनसीन स्ट्रिंग की तरह काम कर रहा है जो प्लैनेट्स को पकड़े हुए हो और गोल घुमा रहा हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, सेम क्वेश्चन है, ग्रेविटेशन फोर्स पकड़ रखा है, ग्रेविटेशन फोर्स पकड़ रखा है, प्लैनेट्स को रोटेट करवा रहा है, ठीक है। चलो इसके अलावा यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, बॉडी इसका मास m है, इस मास m वाला बॉडी को हम वी वेलोसिटी से घुमा रहे हैं। ठीक है, और ये टी टाइम पीरियड में जो है इस सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, राइट। तो इस बॉडी कौन रखा है, तो बॉडी और जो स्ट्रिंग है, जो बॉडी और स्ट्रिंग है, यहाँ पे बॉडी और स्ट्रिंग है, इस बॉडी और स्ट्रिंग के बीच का जो टेंशन है, ठीक है, ये जो बॉडी है और स्ट्रिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग के ऊपर टेंशन फोर्स लग रहा है, वो इस बॉडी को पकड़ रखा है और गोल घुमा रहा है, निकलने नहीं दे रहा बाहर, समझ में आ रहा है। ये सारे जो सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जांपल है और आपको समझ में आना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स इनमें लग कहाँ पर है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, जस्टिफाई होना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए, है ना, जो आप खुद सॉल्व करोगे। यहाँ क्वेश्चन है फॉर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग इन अ परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स जो है जो रिवॉल्व हो रहे हैं परमिटेड सर्कुलर ऑर्बिट पे, द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइड बाय, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स को कौन प्रोवाइड कर रहा है, कार के बारे में बता दिए, स्ट्रिंग के बारे में बता दिए, यहाँ पे बताओ यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स जो है कौन प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, ये आप लोग मार्क करोगे। ठीक है, चलो अब इसके एप्लीकेशन पे बात करते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है इसका रियल इंप्लीकेशन क्या है, ये एप्लीकेशन क्या है इसका। तो पहला वर्किंग ऑफ वॉशिंग मशीन, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल मशीन, तीसरा सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क और फोर्थ वन इज द फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ फ्रॉम ऑन इट्स पोल। ये सब जो है किसके एप्लीकेशन है, सारे के सारे सेंट्रीपिटल फोर्स के एप्लीकेशन है, राइट। ठीक है, एक मिनट में देखो पता है ना कुछ गड़बड़ चल रहा है। यहाँ पे एक स्लाइड मिस हुआ है, ठीक है, ये स्लाइड मिस हुआ है, इसको भी रहने दो ना, ये गलत है, इसको भी रहने दो, रुको, एक स्लाइड मिस हुआ है, पहले वो समझाएं तो फिर इस एप्लीकेशन पे आते हैं ना, ये पहले वो स्लाइड सुन लो, पहले वेट अ मिनट, यहाँ पे लिख देते हैं, एक स्लाइड मिस हो गया, लिख देते हैं, हमको लगा कि यार ये तो गलत है, खैर आगे तो बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, सेंट्रीपिटल हो गया, है ना, बात करते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, उसके एग्जांपल देख लिए, राइट, ग्रेविटेशन की वजह से कैसा लग रहा है, वो कार और टायर के बीच में कैसा लग रहा है, ठीक है, वो सब देख लिए। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल के बारे में, सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स आपको बताते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स बताते हैं कि अगर एक बॉडी है, राइट, अगर एक बॉडी है ना, अगर एक बॉडी है और इस बॉडी का नाम है मास m, है ना, इस बॉडी का कितना मास कितना m, इस बॉडी का मास है m और इसको आप स्ट्रिंग से पकड़ के धागे से पकड़ के इसमें धागे बांध के इसको गोल घुमा रहे हो विद वेलोसिटी v, तो ये क्या होगा, अंदर में एक बल लगेगा, इसको पकड़ के रखेगा, अंदर में एक बल लगेगा जिस बॉडी को पकड़ के रखेगा, जिसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना। लेकिन एक बाहरी बल लगेगा जो चाहेगा कि पत्थर निकल जाए बाहर, एक बाहरी बल लगेगा जो चाहेगा कि पत्थर जो है जिसका मास m है ये बाहर निकल जाए, ये जो बाहरी बल लग रहा है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, तो अगर अंदर का फोर्स लग रहा है, अगर फोर्स अंदर तरफ लग रहा है तो क्या है, सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन अगर फोर्स बाहरी तरफ लग रहा है, अगर फोर्स बाहरी तरफ लग रहा है तो क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ध्यान रखना सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, मतलब जितना सेंट्रीपिटल फोर्स अंदर लग रहा है उतना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है बाहर लग रहा है। ठीक है, राइट, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो गया, अगर मान लो सेंट्रीपिटल फोर्स कम हो गया तो देखो पत्थर जो निकल के उड़ गया है ना, इस रस्सी में से पत्थर जो निकल के उड़ गया है और सामने वाले से फट चुका है, है ना, राइट। तो क्या होता है, इसलिए दोनों जो फोर्स है वो इक्वल रहते हैं, वो इक्वल एंड अपोजिट रहते हैं ताकि बैलेंस हो सके। अगर दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट नहीं रहेंगे तो ये रोटेशन हो रहा है, हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, ये हो ही नहीं पाएगा, ठीक है। चलो तो वही चीज यहाँ पे अब उसका एप्लीकेशन दिया हमें, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल जो उसका एग्जांपल, उसका एप्लीकेशन दिया लिख देते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल है ना, सेंट्रीफ्यूगल एक स्लाइड मिसिंग था जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना, सेंट्रीपिटल बोल देते हैं, सेंट्रीपिटल बोलते हैं, बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल है। मेरे को रियलाइज हुआ कि यार इसको नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो सेंट्रीपिटल है, ये तो सेंट्रीफ्यूगल के अंदर आता है। फिर देखिए स्लाइड गायब है, इसका सेंट्रीफ्यूगल का स्लाइड गायब है। आई होप सेंट्रीफ्यूगल आपको क्लियर है, आई होप सेंट्रीफ्यूगल आपको क्लियर है। ठीक है, जितने भी एग्जांपल आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, जितने भी एग्जांपल हैं, चाहे वो वर्किंग ऑफ वॉशिंग मशीन हो गया, वर्किंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मशीन हो गया, सेपरेशन ऑफ क्रीम फ्रॉम मिल्क हो गया, फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ ऑन स्पोल हो गया, सब जो है किसके एप्लीकेशन है, ये सब जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एप्लीकेशन है। क्लियर है, ठीक है। चलो चलो इसका आंसर बताते हैं आपको, इसका आंसर क्या है आपका बताओ, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस। ठीक है, चलो अब आते हैं हम लोग लॉज ऑफ मोशन के बारे में, आखिरी टॉपिक, उसके बाद चैप्टर जो खत्म हो जाएगा, लॉज ऑफ मोशन।
लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन है। न्यूटन के 3 लॉ ऑफ मोशन है। पहला आपका है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इट सेज अ बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इन स्टेट ऑफ मोशन अंटिल और अनलेस एनी एक्सटर्नल फोर्सेस अप्लाई ऑन इट। एक बॉडी अगर स्टेट ऑफ रेस्ट में है या स्टेट ऑफ मोशन में है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन में ही रहेगा जब तक उसके ऊपर एक बाहरी बल ना लगे, एक एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, ठीक है? जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, राइट? वो बॉडी अगर मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, क्योंकि उसका बाहरी बल लगा रहे हो, है ना? फोर्स एक्ट करवा रहे हो, फोर्स देके बॉडी को रेस्ट में ला रहे हो या फोर्स देके बॉडी को मोशन में ला रहे हो ना? बॉडी को आप फोर्स दे रहे हो तब वो मोशन में आ रहा है, या फिर उसको ऊपर फोर्स दे रहे हो तब वो रुक रहा है। मोशन में आप फोर्स दे तो रुक गया, या फिर रुका हुआ था, फोर्स दे तो मूव करने लग गया। ये फोर्स की वजह से हो रहा है, ये फोर्स देने की वजह से हो रहा है। इसीलिए न्यूटन फर्स्ट लॉ है, ये इट गिव्स द डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है? जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ये डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में बात करता है। कौन सा डेफिनेशन ऑफ फोर्स है? क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है? जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इट टॉक्स अबाउट द क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, ठीक है? चलो, न्यूटन फर्स्ट लॉ टॉक्स अबाउट द कांसेप्ट ऑफ इनर्शिया। ये इनर्शिया के बारे में बात करता है। इनर्शिया क्या है आगे समझोगे, राइट? ठीक है? एंड न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया बाय गैलीलियो, ठीक है? राइट? चलो, तो जैसा कि आपको बताया था कि जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, इसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हो, राइट? इसको आप लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हो। तो सबसे पहले समझते हैं इनर्शिया होता क्या है। इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। इनर्शिया को हिंदी में बोलते हैं जड़त्व। अभी होता क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू व्हिच अ बॉडी अपोजेस इट्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन इज नोन एज इनर्शिया। एक ऐसा प्रॉपर्टी बॉडी का जिसकी वजह से जो बॉडी है वो अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही करना चाहता है, राइट? अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। बॉडी अपने स्टेट ऑफ अपने स्टेट को चेंज करना नहीं चाहता, अपने स्टेट की प्रॉपर्टी चेंज करना नहीं चाहता। इसी को बोलते हैं जड़त्व, इसी को बोलते हैं इनर्शिया। फॉर एग्जांपल, बहुत लोग जो हैं अगर रेस्ट में बहुत समय से तो मेहनत करना ही नहीं चाह रहे, पढ़ाई करना ही नहीं चाह रहे, है ना? तो क्या है, वो उनका इनर्शिया है। बहुत लोग अगर कंसिस्टेंट पढ़ाई कर रहे हैं, डेली कंसिस्टेंट पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब मोशन में है, और वो अपना वो चाहेंगे कि उनका जो स्टेट है वो कंप्लीट खत्म हो जाए, बंद हो जाए, ठीक है? तो वो अपोज करेंगे इस चीज का, वो चीज अपोज करेंगे। तो बॉडी का वो प्रॉपर्टी जहां पे वो अपने स्टेट ऑफ रेस्ट या अपने स्टेट ऑफ मोशन को बदलना नहीं चाहता, अपोज करता है उस चेंज को, इसको बोलते हैं इनर्शिया, दैट इज जड़त्व, ठीक है? अब देखो यहाँ पे अगर बॉडी रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा until or unless any external forces applied on it। जब तक आप एक बल लगा के इसको आप मूव नहीं कराओगे, ये मूव होना चाहेगा क्या? नहीं होना चाहेगा, मूव होगा भी नहीं। अगर आपके डेस्क पे एक फोन रखा हुआ है, आप उसको फोर्स देके उसको मूव नहीं कराओगे तो मूव नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी अपनी इनर्शिया को बदलना नहीं चाह रहा था, ठीक है? राइट? इसके अलावा मान लो कि एक साइकिल मूव कर रही है, राइट? है ना? एक साइकिल जो मूव कर रही है, ठीक है? क्या बन गया? बाइक बन गया शायद, जो भी है, ठीक है? ये मूव कर रहा है इस तरफ, बाइक नहीं, मेहनत लग रहा है, जो भी है, ये मूव कर रहा है, मूव कर रहा है इस तरफ, राइट? है ना? मूव कर रहा है, तो जब तक इस पे एक बाहरी बल ना लगे, ये रुकना नहीं चाहेगा, है ना? या तो आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? या फिर आप बेसिकली जो जमीन के साथ जो फ्रिक्शन हो रहा है उसके वजह से साइकिल रुकेगी, है ना? अगर जमीन से फ्रिक्शन ना तो साइकिल रुक नहीं पाएगी, आगे बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अपने इनर्शिया में, इसका इनर्शिया ऑफ मोशन है, वो चेंज करना नहीं चाहेगा ये, है ना? समझ में आ रहा है? तो आप बेसिकली बाहरी बल लगा रहे हो इसको रोकने के लिए, आप एक बाहरी बल लगा रहे हो इसके इनर्शिया को चेंज करने के लिए। इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये कांसेप्ट ऑफ इनर्शिया के बारे में बताता है। जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, ये डेफिनेशन ऑफ फोर्स के बारे में बताता है। ये दो लाइन जस्टिफाई हुआ क्या? ठीक है? जस्टिफाई हुआ? चलो, द इनर्शिया ऑफ बॉडी डिपेंड्स ऑन इट्स मास। इनर्शिया ऑफ बॉडी जो है वो मास पे डिपेंड करता है। जितना हेवी ऑब्जेक्ट रहेगा उसका इनर्शिया उतना ज्यादा रहेगा। फॉर एग्जांपल, एक फुटबॉल रखा हुआ है वो भी रेस्ट में है, और एक पत्थर रखा हुआ है वो भी रेस्ट में है। एक फुटबॉल रखा हुआ है, ठीक है, जो कि रेस्ट में है, और एक पत्थर रखा हुआ है जो कि रेस्ट में है। किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? ऑब्वियसली स्टोन का, बिकॉज़ मास ज्यादा है, तो इनर्शिया क्या होगा? ज्यादा होगा। आप फुटबॉल को आकर किक करोगे, कम एनर्जी में कम फोर्स के साथ फुटबॉल जो है वो ऊपर बाउंस हो जाएगा, है ना? राइट? लेकिन स्टोन को आप किक करोगे, सारा आपका पैर टूट जाए, है ना? या फिर तरीके से किक करोगे, हाथ से फेंक रहे हो, तो आपको एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ रहा है ना? उसके इनर्शिया को चेंज करने के लिए, ठीक है? तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो इनर्शिया होता है बॉडी का वो डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। जितना हेवी ऑब्जेक्ट रहेगा उतना इनर्शिया रहेगा, और जितना लाइटर ऑब्जेक्ट रहेगा उतना इनर्शिया जो है कम रहेगा। फॉर एग्जांपल, स्टोन हैज मोर इनर्शिया देन अ फुटबॉल, क्लियर है? अब जो इनर्शिया होता है ये भी चार तरह का होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, यानी बॉडी रेस्ट में अगर है तो मूव करना नहीं चाहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, यानी बॉडी अगर मोशन में तो हर वो फोर्स जो उसको रोकने की कोशिश करेगा उसको अपोज करेगा, वो रुकना नहीं चाहेगा। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ रोटेशन, जिसको आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हो। तो इनर्शिया चार तरह का होता है, ये इनर्शिया चार तरह का होता है। पहले इन चारों इनर्शिया को समझेंगे हम लोग, फिर आएंगे सेकंड लॉ पे, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट क्लास 11th पे चले गए हम लोग, है ना? जो कि जहाँ जो एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला चीज, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या होता है? अगर एक बॉडी अपने स्टेट ऑफ रेस्ट में या अपने स्टेट ऑफ मोशन में, ठीक है, अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन, तो वो अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, अपना अपना वो स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन चेंज नहीं करेगा जब तक एक बाहरी बल ना लगाओ, ठीक है? राइट? जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है किसका? फोर्स का। और इट गिव्स द कांसेप्ट ऑफ इनर्शिया आल्सो, ठीक है? किस तरह इनर्शिया कांसेप्ट को ये बताता है, आपको एक्सप्लेन किया अभी भी। इसका इनर्शिया जो है वो चार तरह का, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज इनर्शिया ऑफ रोटेशन, ठीक है? अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या है? अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू व्हिच अ बॉडी अपोजेस इट्स चेंज ऑफ रेस्ट। मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है, तो ये रेस्ट में रहना चाहेगा, मूव करना नहीं चाहेगा, ये आपका होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अगर बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट करना चाहेगा, मूव करना नहीं चाहेगा, वो होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सपोज मान लो आप घर में लेटे हुए हो, है ना? आपकी मम्मी बोली कि काम कर बेटा, जा बाहर से खाना बनाने हल्दी लेके आ, है ना? आप क्या बोलते हो? आपका मन नहीं करता, मन नहीं करता। जब तक उड़ता हुआ चप्पल ना आए तब तक आपका मन नहीं करता, है ना? तो या क्या बेसिकली इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे हो, आप इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे हो, है ना? आप अपोज कर रहे होते हो कि हम नहीं जाएंगे, पापा से मंगा लो, है ना? तो ये क्या इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे हो, ठीक है? इसका प्रॉपर्ली अगर एग्जांपल बताया जो एग्जाम में आता है प्रॉपर्ली, तो एक कारपेट है जो कि टंगा हुआ है, काफी उसके अंदर डस्ट है, आप उसको आप स्टिक से बीट करो, है ना? स्टिक से उसको मारोगे तो क्या होगा? डस्ट पार्टिकल्स रिमूव होंगे, डस्ट पार्टिकल्स के बाहर आएंगे। क्यों आएंगे? सपोज मान लो कि ये कारपेट है, ये आपका कारपेट, ठीक है? इस कारपेट पे बहुत सारे डस्ट लगे हुए हैं। ये मान लो इस कारपेट के ऊपर, ये मान लो तुम्हारा बहुत सारा क्या डस्ट पार्टिकल है। ये रेड पार्टिकल क्या? डस्ट पार्टिकल। रेड नहीं बनाते, फिर डायग्राम समझ नहीं आएगा ना। कुछ लाइट कर लेते हैं, ये येलो लेते हैं, ठीक है? ये येलो जो है क्या है? ये डस्ट पार्टिकल है, येलो डस्ट पार्टिकल है। जैसे आप इस कारपेट को पीटोगे, तो ये कारपेट क्या होगा? स्टिक से मारने के पीछे आ जाएगा, इसको पीटोगे तो पीछे इधर फोर्स लगेगा, कारपेट क्या होगा? पीछे आ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर जो डस्ट है वो हिलना नहीं चाहेंगे, वो वहीं टिके रहेंगे। इसलिए आपको डस्ट अलग से दिखाई देंगे। अब हवा के वजह से उड़ने लगते बात अलग है ना? लेकिन डस्ट आपको वहीं दिखाई देंगे जहाँ पे कारपेट था, ठीक है? तो जब भी आप कारपेट को पीटते हो, है ना, तो उसमें से क्या डस्ट पार्टिकल जो बाहर निकल रहे होते हैं, ये क्या दिखाता है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट को दिखाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट को दिखाता है, ठीक है? दूसरा एग्जांपल, यहाँ पे एक पेड़ है, ये पेड़ है, इस पेड़ पे बहुत सारे एप्पल लगे हुए हैं जो कि न्यूटन भाई साहब के सर पे गिरे थे, खोपड़ी पे गिरे थे, है ना? इस पेड़ पे क्या है? बहुत सारे जो एप्पल लगे हुए हैं, ठीक है? अब इस पेड़ को आप हिलाते हो, तो होता क्या है? जब ये पेड़ को आप हिलाते हो, राइट, पेड़ को, है ना, हिलाते हो, तो जो ट्री है वो मोशन में चलाता है,
मोशन चलाता है। लेकिन जो एप्पल जो फल है, ये रेस्ट में पहले भी था, ये आज भी रेस्ट लेने का प्रयास करता है, जाता नहीं कि हिले, अपनी जगह पे रहता है, क्योंकि वो अपनी जगह पे है और पेड़ मूव करने लग गया, तो यहाँ पे स्ट्रेन पड़ेगा, यहाँ से एप्पल जो टूटना चालू हो जाएगा, यहाँ से एप्पल जो टूट के क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो व्हेन अ ट्री इज शेकन, इट्स फ्रूट एंड लीव्स फॉल डाउन, ठीक है। ये किसका एग्जांपल है? ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है। एक और एग्जांपल देखो, एक और एग्जांपल बहुत पॉपुलर एग्जांपल है, व्हेन अ कार स्टार्ट्स सडनली द पैसेंजर्स फॉल बैकवर्ड, ठीक है। अगर मान लो कार तो छोड़ो, कार तो क्या ही बोले, एक बस है ना, एक बस है, जब आप खड़े हो, एक बस है, आप खड़े हो, राइट, और ये बस जो है सडनली स्टार्ट हुई, तो अब तक क्या था, बस भी रेस्ट में था, आपका बॉडी भी रेस्ट में था, लेकिन सडनली जो है आप फोर्स लगा के बस को मोशन में कर दिया, फोर्स मतलब वही मैकेनिकल फोर्स है ना, मैकेनिकल फोर्स, तो बस क्या हुई, मोशन में आ गई। जब बस मोशन में आ गई तो आपका बॉडी रेस्ट किया कि हम नहीं जाएंगे मोशन में, हमको रेस्ट में रहना है ना, इनर्शिया ऑफ रेस्ट जो है वो एक्ट किया, ठीक है। तो इसका वजह से क्या हुआ, बस तो आगे निकल गई, लेकिन आपका बॉडी जो है वो क्या हुआ, पीछे लटकना चालू हुआ, पीछे नहीं होना चालू हुआ, ठीक है, राइट। ये भी आपके इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल हो गया। चौथा एग्जांपल ले लो, ये आपका इंसाइड का भी एग्जांपल है। यहाँ पे ग्लास के ऊपर एक आप कार रखे हो, उसके ऊपर आप कॉइन रखे हो, बहुत स्पीड में इस कार को आप ये हिट करोगे ना, तो कार जो है, जो आपका कार है, राइट, आपका कार है, वो ग्लास के ऊपर से उड़ जाएगा, वो ग्लास के ऊपर उड़ जाएगा, और कार के ऊपर जो कॉइन था वो देखो क्या हुआ, ग्लास के अंदर गिर गया, जो कॉइन क्या हुआ, ग्लास के अंदर गिर गया, ठीक है। तो ये भी इनर्शिया ऑफ रेस्ट का एग्जांपल है, ठीक है। चलो अब बात करते हैं अगला, दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन वो है कि अब आप मोशन में हो, आप रुकना नहीं चाहते हो, है ना, आप मोशन में आप रुकना नहीं चाहते हो। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच अ बॉडी अपोजेस इट्स चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड मोशन ऑफ इज कॉल्ड इट्स इनर्शिया ऑफ मोशन। मतलब आप बॉडी जो आपका मोशन में, आप रुकना नहीं चाह रहे हो, तो ये क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन हो गया। फॉर एग्जांपल एक बस है जिसके ऊपर आप खड़े हो, है ना, एक बस जिसके ऊपर आप खड़े हो, ये हैंडल है जो आप पकड़े हो, है ना, राइट। अब बस इस तरफ मूव कर रही है, बस इस तरफ मूव कर रही है, बस इस तरफ मूव करी तो आप इस तरफ मूव कर रहे हो, बस भी मोशन में है, आप भी मोशन में हो, ठीक है। अब क्या हुआ, सडनली ब्रेक लग गया, सडनली क्या हुआ, बस के ऊपर ब्रेक लगा, बस रुक गई, लेकिन आपका बॉडी बोला कि हम तो नहीं रुकेंगे, हम नहीं रुकेंगे, राइट, हम जो यहाँ पे मूव करते रहेंगे, है ना, हम यहाँ पे मूव करते रहेंगे, बिकॉज हम इनर्शिया ऑफ मोशन में है। तो आपका बॉडी जो है वो रेजिस्ट करेगा उस रेस्ट को, है ना, उस फोर्स को जो आपको रेस्ट में लाना चाहता है, उसका बॉडी उसको आप रेजिस्ट करोगे, तो इससे क्या होगा, आप जो है आगे की तरफ झुक जाओगे, है ना, आप जो है क्या होगा यहाँ पे, आप जो है आगे की तरफ झुक जाओगे, ठीक है, आप आगे की तरफ झुक जाओगे, आपकी तरफ झुक जाएगा, ठीक है, राइट, समझ में आ रहा है ना। तो ये जो है ये आपका क्या इनर्शिया ऑफ मोशन है। इसको मिटाएं तो कुछ सही लग नहीं रहा है, एक मिनट रुको तो है, अब ठीक है, ये क्या आपका इनर्शिया ऑफ मोशन है, क्लियर है। तो पर्सन सिटिंग ऑन मूविंग कार थ्रोन फॉरवर्ड व्हेन द ब्रेक इज अप्लाइड सडनली, आई होप इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्लियर है, इनर्शिया ऑफ मोशन क्लियर है। देखो यहाँ पे एग्जांपल, ये आप आराम से खड़े थे बस में, बस वाले ने ब्रेक मारा, तो आप क्या हुआ, आगे तरफ लीन हो गए, आप क्या हुआ, आगे तरफ लीन हो गए, ठीक है, आगे तरफ क्या हुआ, लीन हो गए, इनर्शिया ऑफ मोशन का एग्जांपल है ना। यहाँ पे देखो, अब इससे बचना कैसे, बचना ऐसे कि मान लो बस चल रही है और आपको चलती बस उतरना है, किसी से मिलने जल्दी है ना, दूसरे शहर जाओगे किसी से मिलने के लिए, और आपको चलती बस उतरना है। अगर चलती बस आप उतर गए, तो फिर ये हाल हो जाएगा आपका, क्योंकि बस चल रही थी तो बस मोशन में थी, आप भी मोशन में थे, लेकिन बस सडनली रुक गई, जब बस सडनली रुक गई तो आपका बॉडी क्या होगा, आपका बॉडी जो है वो मोशन में आने का प्रयास करेगा, बिकॉज बस मोशन में थी, आपका बॉडी मोशन में आने का प्रयास करेगा, लेकिन उसको आप रेस्ट करने का प्रयास करोगे, बॉडी रेजिस्ट करेगा कि नहीं आएंगे, है ना, नहीं आएंगे, इस चक्कर में क्या होगा, आगे जाओगे और गिरोगे और आपका मुंह टूट जाएगा, है ना, दांत टूट जाएगा, दांत आपका इस टाइप से खूबसूरत दांत हो जाएगा ना, इतने खूबसूरत हो जाओगे, खूबसूरत नहीं खूबसूरत है, मेरे केमिस्ट्री वाले सर बोलते थे क्लास 12 में थे वो, खूबसूरत बोलते थे, और नेचर को बोलते थे नटुरे, है ना, और मैसेज को बोलते थे मसाज। चलो, तो एक ऐसा फनी इंसिडेंट है कि क्लासरूम में हम लोग बैठे हुए थे और एक लड़की थी कविता नाम की, तो उसने सर को रात में 2 बजे मैसेज करा था, कुछ मैसेज में कुछ डाउट्स था, राइट, और एग्ज़ाम सामने था हम लोगों का, तो वो डाउट्स पूछने के लिए वो बोलते थे कि कभी भी डाउट पूछ लो, हम आंसर कर देंगे, ठीक है। बेसिकली सर आंसर नहीं करते थे, सर ने एक फ़ोन नंबर दिया हुआ था अपने क्या बोलते हैं, एक हेल्पर था सर का, राइट, हेल्पर क्या थे, वो भी बेसिकली अच्छे नॉलेजेबल आदमी थे। तो सर उनको बोले थे कि भाई काम करना, डाउट वगैरह तुम सॉल्व करना, जो भी रात में डाउट आएगा वो रात में जग के तुम सॉल्व करोगे, क्योंकि एग्ज़ाम जो है सामने है, राइट। तो उसने मैसेज किया रात में 2 बजे, ठीक है। अब इनसे ये चीज़ बनानी, तो ये क्या की, इस मैसेज को फॉरवर्ड कर दी सर के पास, ठीक है। तो सर रात में सोया हुआ बंदा फ़ोन किया कि भाई सर उठो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। सर उठे हैं रात में, ठीक है। वो खुशबू नाम की लड़की थी, अभी मेरे को याद है, और उस खुशबू के डाउट को सॉल्व किए हैं। अगले दिन बेचारी क्लास में आई है, सबके सामने भरे क्लास में सर उसको बोलते, क्या रे 2 बजे मसाज करती है वो मैसेज को मसाज बोलते थे, ठीक है। ऑन अ लाइटर नोट, इसको कुछ गलत तरीके से ना लिया जाए, बस टीचर स्टूडेंट का एक अच्छा क्या बोलते हैं, एक अच्छा रिलेशन था वो, है ना। चलो, तो अगर आपको अपने दाँत को टूटने से बचाना है, अगर आपको अपने दाँत को टूटने से बचाना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप चलती बस से जब उतरो, तो इस तरह से कुछ आगे की तरफ दौड़ लो। बॉडी को बोलो कि तुमको मोशन में रहना है ना, मोशन में रहना है तुमको, करवाते हैं मोशन में। चलती बस से उतरने के बाद थोड़ा-सा आगे दौड़ लोगे तो क्या होगा, मोमेंटम बन जाएगा आपका, मोमेंटम बन जाएगा, गिरोगे नहीं और इस तरह दाँत नहीं टूटेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल पेपर 2 जो हम लोग का चल रहा है, इवैल्यूएशन प्रोग्राम, वो क्या कर रहा है, आपको मोमेंटम में रख रहा है, है ना। फिर जब हम लोग फुल लेंथ टेस्ट लॉन्च करेंगे, तो क्या होगा, आप मोमेंटम में रहोगे और आगे बढ़ जाओगे, पेपर निकल जाएगा, ठीक है। वरना अभी आप रेस्ट में हो, अभी आप लिखते नहीं हो पेपर 2, सडनली जो है हम लोग फुल लेंथ टेस्ट लॉन्च कर देंगे, या फिर एग्ज़ाम में जाओगे, वहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, बॉडी रेजिस्ट करेगी, दाँत टूट जाएगा, वहाँ भी एग्ज़ाम में गिरोगे। तो आप पेपर 2 जो है लिखना बहुत अनिवार्य है मोमेंटम में बनाने के लिए आप लोगों को। क्लियर है क्या? आई होप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलो, अब बात करते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के बारे में।
इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? यहाँ पे इट इज द इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज बाय इटसेल्फ इज डायरेक्शन ऑफ मोशन। सपोज मान लो, यहाँ पे सिंपल आप समझो कि आप एक कार चला रहे हो, बगल में कोई बैठे हुई है या बैठा हुआ है, ठीक है, राइट, उसने आपसे कोई डिमांड किया, आप कार को, या फिर उसने बोला कि आई नीड टू टॉक टू यू, ठीक है, ये कविता किसका नाम है, तो आप क्या करोगे, आप कार को सडनली इस तरफ टर्न करोगे। सडनली आप कार को इस तरफ टर्न करोगे तो क्या होगा, जो बगल में बैठी हुई है या जो बैठा हुआ है, राइट, उसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, उसका डायरेक्शन इस तरफ होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ, वो इस तरफ भागेगा, है ना। आपने देखा होगा बस वाला सडनली बस को लेफ्ट घुमाता है ना, बहुत शार्प टर्न लेता है, तो आप राइट की तरफ लीन होते हो। वो अगर बहुत तेज ये क्या बोलते हैं राइट घुमा रहा है तो आप लेफ्ट की तरफ लीन होते हो, ठीक है। और अगर कार का गेट खुला हो तो फिर ये हल हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैडम जी हैं, हाथ में इनके फ़ोन या कुछ तो है, ठीक है, शायद व्हाट्सअप ऑन होगा, कुछ देख ली होंगी, ये गेट खुला बेचारा और गिर गया। तो आई होप इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी क्लियर है आप लोगों का, है ना, यहाँ पे भी कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। फाइनली बात करते हैं इनर्शिया ऑफ रोटेशन के बारे में, दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे, फिर बात करेंगे हम लोग सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जी, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ऑलराइट, सो इनर्शिया ऑफ रोटेशन क्या है? इनर्शिया ऑफ रोटेशन को हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। अब ये होता क्या है, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच अ बॉडी अपोजेस इट्स चेंज ऑफ स्टेट और स्टेट ऑफ चेंज ऑफ स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन अबाउट एन एक्सिस इज नोन एज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और ये एक फिजिकल क्वांटिटी होता है, इट्स अ टेंसर फिजिकल क्वांटिटी। अब इसमें होता क्या है, इसमें होता क्या है, सपोज मानो कि आपका एक्सेस है, वेट एक मिनट, एक एक्सिस है, ठीक है, इस एक्सिस पे जो है, इस एक्सिस पे जो है बॉडी रोटेट कर रहा है गोल गोल, ठीक है, इस एक्सिस के ऊपर जो है बॉडी गोल गोल रोटेट कर रहा है, तो बॉडी चाहेगा रोटेट होते रहे, रोटेट होते रहे, वो रुके ना। या फिर मान लो इस एक्सिस के ऊपर बॉडी रुका हुआ है, तो बॉडी चाहेगा रुके रहे, वो मूव ना हो, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको आप कुछ ऐसे समझो कि ये आपका मान लो एक्सिस है, ये आपका एक्सिस है, और ये आपका क्या है, एक ये आपका क्या है, बॉडी है एम, बॉडी है विथ मास एम, या क्या है, बॉडी है विथ मास एम। अब ये बॉडी जो मास एम पे है, ये क्या कर रहा है, इस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इस एक्सिस पे रोटेट हो रहा है, ये इस एक्सिस पे क्या हो रहा है, लगातार रोटेट हो रहा है। ये क्या है, आपका एक्सिस है, ये क्या आपका एक्सिस है, ठीक है। अच्छा, एक्सिस से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो है रेडियस आर, वो है रेडियस आर, ठीक है, राइट। डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, कितना है ना। यहाँ पे सपोज मान लो बॉडी मूव करते हुए यहाँ पे आ गया, बॉडी मूव करते हुए यहाँ पे आ गया, राइट। ये जो बॉडी एम था, बॉडी ऑफ मास एम, ये मूव करते यहाँ पे आ गया, तो ये बॉडी से ये जो आपका एक्सिस एक्सिस ऑफ रोटेशन का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आर है, वो डिस्टेंस कितना है, आर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा, यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एम आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एम आर स्क्वायर। यहाँ पे गलत लिख दिया गया है ना, ये कुछ ऐसा होगा, ये होगा आपका आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ठीक है, मिस टाइप हो गया है, क्लियर है। जहाँ पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, एम क्या है, मास ऑफ द बॉडी है, आर क्या है, डिस्टेंस ऑफ द बॉडी फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो हम लोग समझ लिए चारों, है ना, चारों समझ लिए कि आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या था, वो देख लिए। वो देखने के बाद समझिए कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, इसको हम लोग इसको हम लोग बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया, ये हम लोग कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया भी देता है, राइट। ये हम लोग को क्वालिटेटिव डेफिनेशन भी देता है किसका, फोर्स का, ठीक है। अब इनर्शिया के बारे में बात की हम लोग, इनर्शिया के बारे में बात किए तो चार इनर्शिया समझे हम लोग, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ रोटेशन, जिसको आप मोमेंट मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन और इनर्शिया ऑफ रोटेशन, जिसको आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ही बोलते हो। हर एक को, चाहे वो रेस्ट का हो इनर्शिया, चाहे मोशन का हो, राइट, हर एक को काफ़ी डिटेल में हम समझ लिए हैं, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हो चाहे फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, ठीक है। तो चारों के चारों जो हैं आप लोगों के सामने क्लियर हैं, राइट। अब बात करते हैं हम लोग मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम समझेंगे हम लोग, मोमेंटम के बाद न्यूटन के सेकंड लॉ पे आएंगे। मोमेंटम क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, इसी को बोलते हैं मोमेंटम। मास एंड वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है उसको बोलते हैं मोमेंटम। और फिजिक्स में मोमेंटम को पी से डिनोट किया जाता है, ठीक है। इसको फिजिक्स में किसे डिनोट करते हैं, पी से, राइट। तो P इक्वल टू एम वी, पी इक्वल टू एम वी, और ये कौन सा क्वांटिटी है, ये वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, अच्छा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, राइट। चलिए, अब आते हैं हम लोग सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, न्यूटन जी के सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे आते हैं अब। तो आपका सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये बोलता है कि फोर्स ऑन अ बॉडी, ठीक है, फोर्स ऑन अ बॉडी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम,
ठीक है। यहाँ पर सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहता है, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगा रहे हो तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का, ठीक है। अब सवाल ये है कि भैया लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, तो अभी भी आप पढ़े हो मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अगर मास, मोमेंटम क्या होता है, अगर मास को आप वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करो उसको बोलते हैं मोमेंटम, इसको बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी गिवन है, तो क्या होगा आपका फिजिकल क्वांटिटी हो गया, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी हो गया। मोमेंटम क्या है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, बहुत ज्यादा वेलोसिटी है। वेलोसिटी मतलब आपको डायरेक्शन का पता है, आपको मैग्नीट्यूड का पता है, और जब दोनों का पता है तो क्या हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया, ये वेक्टर क्वांटिटी हो गया। उसके सेम क्या होता है, ग्राम मीटर पर सेकंड, ग्राम मीटर पर सेकंड, राइट। तो मोमेंटम पता है तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाय टाइम। लीनियर मोमेंटम क्या होता है आपका, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। ये हो गया आपका चेंज, राइट। इस साइन को बोलते हैं चेंज, है ना। इसको बोलते हैं एक्चुअली फिजिक्स लैंग्वेज में बोलते हैं डेल्टा, है ना, इसको बोलते हैं डेल्टा। बट इसका आपको नहीं जानना है ना, बस जान लो इसको, इस ट्रायंगल को बोलते हैं हम लोग। जो लोग साइंस है वो समझ रहे होंगे, जो नॉन साइंस है उनके लिए बता रहे हैं, इतना आप कॉम्प्लेक्सिटी में मत जाना, है ना। डेल्टा वेल्टा सिंपल जान लो कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम, ठीक है। चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। अब चेंज इन मोमेंटम क्या है, तो और सिंप्लीफाई करें तो लीनियर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, राइट। आपका आपका फाइनल मोमेंटम, राइट, जो आपका फाइनल मोमेंटम है, ठीक है, जो आपका फाइनल मोमेंटम है माइनस जो इनिशियल मोमेंटम है डिवाइड बाय टाइम, ठीक है, राइट। तो इसको अगर आप रिड्यूस करोगे तरीके से, इसको आप तरीके से रिड्यूस करोगे तो अगेन डेरिवेटिव यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो आप 11 12 में पढ़ते हो डी पी बाई डी एफ डी टी वगैरह, वो सब छोड़ दो, राइट। उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधे बात जान लो कि इसको रिड्यूस करोगे तो क्या आएगा आपका, एफ इक्वल टू एफ जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी बाई टी, ठीक है। यहाँ पे पी क्या है, यहाँ पे डेल पी है, डेल पी मतलब चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम। एफ जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज इन मोमेंटम बाई टाइम, ठीक है। तो सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन ध्यान रखना, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आपका है, ये आपका आ गया, ये आपका आ गया रिड्यूस करके, ठीक है, राइट। और ये आपका क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स है, कितना क्वांटिटी ऑफ फोर्स लगता है वो ये बताएगा। जो आपका फर्स्ट लॉ था वो क्या था, क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स था, लेकिन ये क्या आपका, ये था आपका क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स, क्लियर है। आई होप सेकंड लॉ क्लियर है। अब सेकंड लॉ के एप्लीकेशन के ऊपर आते हैं, राइट। तो पहला एप्लीकेशन क्या है, अ क्रिकेट प्लेयर मूव्स हिज हैंड बैकवर्ड्स ऑन कैचिंग अ फास्ट बॉल। अगर आप फास्ट बॉल फेंकते हो, राइट, तो जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं वो क्या करते हैं, बॉल को कैच करने के बाद जो है हाथ पीछे करते हैं। हाथ पीछे क्यों करते हैं, वो हाथ पीछे करके क्या करते हैं, टाइम को मिनिमाइज करते हैं। हाथ पीछे करके टाइम को मिनिमाइज करेंगे। जब टाइम मिनिमाइज होगा, जब टाइम मिनिमाइज होगा तो हाथ में चोट कम लगेगा, मोमेंटम कम हो जाएगा बॉल का, है ना, ठीक है। इसके अलावा जो कार है, ये दो बार तो लिख दिया है ना, जो कार है, राइट, उसका सीट बेल्ट अगर बंधा हुआ है, अगर सीट बेल्ट बंधा हुआ है और कार जाए कहीं टकराती है दीवार पे, ये आपका मान लो दीवार है, ठीक है, ये आपका मान लो क्या है, दीवार है, ये ईंट है दीवार में, ठीक है। और यहाँ पे आपकी कार जो जाकर टकराती है, वाह क्या कार है, खैर जो भी है, ठीक है, कार है, राइट, जाकर टकराती है जाकर टकराएगी तो क्या होगा बेसिकली, अगर आप सीट बेल्ट बांधे रहोगे ना तो क्या होगा, आपका जो सर है वो कार के डैशबोर्ड से टकराएगा कुछ समय बाद, बिकॉज सीट बेल्ट बंधा हुआ है, राइट। इससे क्या होगा, आप इंजरी से बचोगे। इंजरी से क्यों बचोगे, बिकॉज टाइम कम हो जाएगा, है ना, इम्पैक्ट का टाइम कम हो जाएगा। और जब इम्पैक्ट का टाइम कम हो जाएगा, जब इम्पैक्ट का टाइम कम हो जाएगा तो क्या होगा, आप इंजरी से बचोगे। इम्पैक्ट कम होगा, इम्पैक्ट कम होगा तो क्या होगा, आप इंजरी से बचोगे, इंजरी से बचोगे, ठीक है, क्लियर है। चलो अब आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे, एक बार रिवाइज कराएंगे सारा का सारा, घबराना नहीं, है ना। पहले बात तो आपने घबराना नहीं, ठीक है। अब आते हैं न्यूटन के थर्ड लॉ पे। न्यूटन थर्ड लॉ पता है, बहुत साफ बात है ना। जितने जोर थप्पड़ मारोगे आप अपने छोटे भाई को, घूम के वो भी उतनी ही तेज लगाएगा आपको, राइट। तो यहाँ पर क्या है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है, राइट। आप किसी को चीट कर रहोगे, प्रोबेबली जिसको चीट करेगा वो भी किसी और को चीट कर रही होगी, ठीक है ठीक है। तो हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है, राइट। लेकिन कंडीशन ये है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों अलग अलग बॉडी पे होता है, दोनों अलग अलग बॉडी पे होता है, ठीक है। आप बॉल को नीचे पटक दिए, आप फोर्स कहाँ लगाए, बॉल के ऊपर लगाए, लेकिन ये बॉल जंप होके वापस बाउंस बैक होके ऊपर आया। तो आप एक बॉल को नीचे की तरफ पटके हो, राइट, एक बास्केटबॉल को नीचे की तरफ आप पटके हो, राइट। तो जो आप फोर्स लगाए किसके ऊपर लगाया, आप फोर्स लगाए हो बॉल के ऊपर, आप फोर्स को लगाए हो बॉल के ऊपर। ये आपका क्या था, आपका एक्शन था। लेकिन बॉल टप्पा खा के वापस ऊपर आ गई, ये किसके ऊपर फोर्स लगा, जब जैसे ही बॉल टकराई ज़मीन पे, बॉल वापस ऊपर आ गई, तो यहाँ पे बॉल के ऊपर फोर्स लगा, वो ऊपर आना स्टार्ट की, तो ये था रिएक्शन, ये था रिएक्शन, है ना। ये आपका रिएक्शन और रिएक्शन, ठीक है, समझ आ रहा है। आप अपने भाई को थप्पड़ मारे हो खींच के, राइट, तो आपने एक्शन किया किसके ऊपर, एक बॉडी के ऊपर, उसने पलट के आपको थप्पड़ मारा खींच के, राइट, तो क्या वो रिएक्शन था किसके ऊपर, दूसरे बॉडी के ऊपर, ठीक है। तो न्यूटन का थर्ड लॉ क्या होता है, हर एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, ठीक है। एग्जांपल के बारे में बात करें तो फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन्स एंड रॉकेट्स, है ना, ये लाइन सुनकर शायद पाकिस्तान वाले डर जाएं ठीक है। तो फ्लाइट ऑफ जेट प्लेन्स एंड रॉकेट्स, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ रॉकेट और जेट जो है ये बेस्ड होता है आपके न्यूटन के थर्ड लॉ के मोशन के ऊपर, ठीक है।
राइट। ठीक है ना? चलो, जैसे मान लो कि अगर जेट्स ऊपर जा रही हैं, तो नीचे जो थ्रस्ट आता है, नीचे से थ्रस्ट आता है, वो जेट को ऊपर की तरफ पुश करता है। तो जेट जा कहाँ रही है? ऊपर। एक्शन कहाँ हो रहा है? ऊपर। रिएक्शन कहाँ हो रहा है? नीचे। रिएक्शन क्या हो रहा है? नीचे। या फिर ऐसा आप बोलो कि एक्शन क्या हो रहा है? नीचे। एक्शन कहाँ हो रहा है? नीचे। थ्रस्ट कहाँ हो रहा है? नीचे। लेकिन रिएक्शन क्या हो रहा है? ऊपर। रिएक्शन क्या हो रहा है? ऊपर। तो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन आपको देखने मिल रहा है। दूसरा एग्जांपल क्या है? फायरिंग फ्रॉम अ गन। फायरिंग फ्रॉम अ गन, है ना? ये इजेक्शन लिखा हुआ है, लेकिन पाकिस्तानी एंकर्स इसको कुछ और ही बोलते हैं। फायरिंग फ्रॉम अ गन। फायरिंग फ्रॉम अ गन के बारे में बात करें तो अगर आप गन कभी फायर किए हो, राइट, या एकेडमी में जाने के बाद फायर करोगे तो क्या होता है? रिकॉइल होता है ना? रिकॉइल होता है। तो जब भी बुलेट निकलेगा गन से क्या होगा? रिकॉइल होगा, पीछे आपको एक पुशबैक मिलता है ना? राइट। तो एक्शन कहाँ हुआ? सामने। रिएक्शन कहाँ हुआ? पीछे। ठीक है? इसके अलावा जब आप वॉक करते हो तो ज़मीन से, ज़मीन पे जो ज़मीन है, जो ग्राउंड है, उसको उसके ऊपर आप दबाव लगाते हो, अपने पैर से उसको पीछे धक्का धक्का देते हो, तब जाके आप आगे बढ़ते हो। जब रनिंग करते हो तो क्या करते हो? पैर से ज़मीन को पीछे धक्का देते हो ना, ज़मीन तो पीछे जाता नहीं है, आप आगे चले जाते हो, राइट? तो एक्शन और रिएक्शन अलग-अलग जगह हो रहा है। एक्शन कर रहे हो ज़मीन के ऊपर, रिएक्शन हो रहा है आप आपकी तरफ। एक्शन कर रहे हो पीछे, मूव कर रहे हो आगे। तो एक्शन और रिएक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होता है, राइट? ठीक है? और अपोजिट बॉडी पे होता है। ठीक है? स्विमिंग करते हुए भी सेम कहानी, आप पानी को पीछे धक्का दे रहे हो, लेकिन आप आगे बढ़ जाते हो, है ना? अ स्विमर पुशेस वाटर बैकवर्ड, ये एक्शन है, लेकिन पानी उसको आगे धक्का देता है, ये रिएक्शन है। ठीक है? क्लियर है? मूविंग ऑन, बात करते हैं आपका इम्पल्स के ऊपर, है ना? इसको अलग पीपीटी में रखना चाहिए था, बट खैर यहीं पे आ गए। इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है? इफ अ लार्ज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी ऑन फॉर अ वेरी स्मॉल टाइम। आपने क्रिकेट खेला होगा ना? क्रिकेट आपने खेला होगा, तो जब आप बॉल को मारते हो बैट से ना, तो बहुत कम समय के लिए आपका बैट और बॉल के बीच में कॉन्टैक्ट रहता है, लेकिन इम्पैक्ट बहुत तगड़ा होता है। बॉल दूर बहुत जाता है ना? तो अगर अगर बहुत कम समय के लिए एक बहुत लार्ज फ़ोर्स लग रहा हो, अगर बहुत कम समय के लिए किसी पर्टिकुलर जगह पे एक लार्ज फ़ोर्स लग रहा हो, उसको बोलते हैं इम्पल्स, उसको बोलते हैं इम्पल्स, ठीक है? इम्पल्स क्या होता है? एफ इनटू टी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है? ठीक है? चलो, आखिरी आपका बचा हुआ है मोशन ऑफ अ बॉडी इन लिफ्ट। लिफ्ट के अंदर आपका मोशन क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, ठीक है? यहाँ पे आपको 4 केस समझना है, टोटल 4 केस है, यहाँ पे एग्ज़ाम में आता है। ऑलराइट, ठीक है? इम्पल्स ध्यान रखना, इम्पल्स जो है बहुत बार आपके एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, ठीक है? तो इम्पल्स क्या होता है? आपका एफ इनटू टी, दैट इज़ फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम, है ना? फोर्स इनटू टाइम। होता है कि बेसिकली चेंज ऑफ मोमेंटम ही होता है, ये भी काइंड ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, लेकिन काफ़ी लार्ज फोर्स लगता है बहुत समय बहुत कम समय के लिए, ठीक है? चलो, अब बात करते हैं हम लोग लिफ्ट के बारे में। लिफ्ट के बारे में बात करेंगे तो 4 केस देखेंगे, और यहाँ पे मेरे को डायग्राम थोड़ा सही करना पड़ेगा, वरना समझ में नहीं आएगा, तो यहाँ थोड़ा सीरियस होके हम अपना कलाकारी करेंगे, है ना? तो यहाँ पे एक आपका लिफ्ट है, यहाँ पे क्या है? तुम्हारा एक लिफ्ट है, ये तुम्हारा क्या है? लिफ्ट है ना? ठीक है? इस लिफ्ट में क्या है? तुम खड़े हो, इस लिफ्ट में तुम खड़े हो, राइट? ये लिफ्ट का गेट है, ये लिफ्ट का गेट है, ठीक है? अब 2 चीज़ होता है, एक होता है आपका रियल वेट, एक होता है तुम्हारा रियल वेट। जो तुम्हारा एक्चुअल वेट होता है उसको बोलते हैं रियल वेट। रियल वेट क्या होता है? जो तुम्हारा एक्चुअल वेट है, जो तुम्हारा एक्चुअल वेट है। एक होता है एपरेंट वेट। एपरेंट वेट मतलब वो वेट जो प्रतीत होने वाला है, प्रतीत होने वाला है। मतलब एक्चुअल वेट तुम्हारा 50 है, लेकिन दिखा 60 रहा है। एक्चुअल वेट तुम्हारा 60 है, लेकिन दिखा 40 रहा है, राइट? तो एक्चुअल वेट क्या है? 50, लेकिन दिखा 60 रहा है, तो क्या एपरेंट वेट हो गया, हाँ? इसके बारे में आप और तरीके से भी समझने वाले हो। देखो होता क्या है कि लिफ्ट लिफ्ट जो है, व्हेन द लिफ्ट इज एट रेस्ट और मूविंग अप और डाउन विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे लिफ्ट क्या है? लिफ्ट क्या है? बहुत ही आराम से ऊपर जा रहा है, या फिर बहुत ही आराम से क्या हो रहा है? नीचे आ रहा है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। मतलब एक्सेलरेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। एक्सेलरेशन इज नॉट, सॉरी, एक्सेलरेशन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। मतलब एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा? जो आपका एपरेंट वेट होगा, या फिर यूँ बोलो कि जो आपका एपरेंट वेट होगा, जो आपका एपरेंट वेट होगा, वही आपका रियल वेट होगा। मतलब आपके वेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपका वेट 40 दिखा रहा है उस समय, इसका मतलब आप लिटरली 40 केजी के ही हो, आप ज़्यादा कम नहीं हो, ठीक है? आपका वेट में कोई दिक्कत आपको नहीं दिखाएगा। लेकिन केस 2 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? केस में क्या हो रहा है? व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे आपका एक लिफ्ट है, यहाँ पे तुम्हारा एक लिफ्ट है, ये कैसा लिफ्ट हो गया? खैर चलो, एक लिफ्ट है। इस लिफ्ट में क्या है? तुम खड़े हो, इस लिफ्ट में तुम खड़े हो, है ना? अब लिफ्ट क्या है? लिफ्ट क्या है? ये लगातार ऊपर मूव कर रहा है। लिफ्ट जो है वो लगातार ऊपर मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो ज़ीरो तो नहीं है आपका, एक्सेलरेशन ज़ीरो नहीं है, इनफैक्ट एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। और आपके सामने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे एक वेटिंग मशीन रखा गया है। आपके सामने एक वेटिंग मशीन रखा गया है। इस वेटिंग मशीन पे आपका वेट एक्चुअली कितना दिखाना चाहिए था? 40, है ना? तुम्हारा वेट दिखाना कितना चाहिए था? 40, लेकिन यहाँ पे वेट 40 नहीं दिखा, यहाँ पे वेट जो है 40 से कम दिखाएगा, सॉरी 40 ज़्यादा दिखाएगा, ठीक है? 40 से ज़्यादा दिखाएगा, क्यों? क्योंकि लिफ्ट जो है वो लगातार बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब कि आप जो है, आपका बॉडी के वेट का दबाव पड़ेगा इसके ऊपर, इस मशीन के ऊपर। ये मशीन जो है ना, राइट, ये लगातार ऊपर जा रहा है लिफ्ट लिफ्ट में, मतलब यहाँ से इसके ऊपर एक दबाव है, दूसरा दबाव आपके वेट का है, आपके वेट का है, आपके रियल वेट का है। तो यहाँ पे 40 के बदले 50 दिखा देगा, 40 के बदले 50 केजी दिखा देगा, है ना? ठीक है, राइट। लड़के रहेंगे तो सही है, लड़की रहेंगी तो बोलेंगे मैं मोटी हो गई, है ना? अब पलट गए आपसे, अगर आपसे पूछ दिया लिफ्ट में, पूछ दी कि मैं मोटी हो रही हूँ ना, तो इस जवाब ये जवाब देने के पहले आत्महत्या लिफ्ट में ही कर लेना।
खैर यहाँ पे होगा क्या, इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, एपरेंट वेट जो है, एपरेंट वेट जो है इट विल बी ग्रेटर देन रियल वेट, इट विल बी ग्रेटर देन रियल वेट। बहुत गंदा क्वेश्चन है। पहला एक लाइन ये, पहला एक क्वेश्चन ये कि मैं मोटी हो रही हूँ ना, मैं कैसे दिख रही हूँ, और तीसरा क्वेश्चन ये है कि तुमसे बात करना है ना, आई नीड टू टॉक टू यू, नाम लेके वो भी। आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 3। केस नंबर 3, व्हेन द व्हेन द लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन ए, जब लिफ्ट नीचे की तरफ मूव कर रहा हो विद एक्सेलरेशन ए, है ना, अगेन आप लिफ्ट में हो, अगेन आपको लिफ्ट में एंटर करवाया गया, है ना, अगेन आपको लिफ्ट में एंटर करवाया गया, ठीक है। तो आपके सामने मान लो एक वेट मशीन रख दी है, आपको इसके ऊपर खड़ा कर दिए, ठीक है, आपको इसके ऊपर खड़ा कर दिए, ठीक है। अब लिफ्ट क्या हो रहा है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद एक्सेलरेशन, लिफ्ट नीचे मूव कर रहा है, यहाँ पे लिफ्ट क्या हो रहा है, नीचे मूव कर रहा है, लिफ्ट नीचे मूव कर रहा है विथ एक्सेलरेशन, मतलब कि लिफ्ट का जो गति है वो नॉट इक्वल टू 0 है, और गति जो है बढ़ता जा रहा है, ठीक है, लिफ्ट का गति बढ़ता जा रहा है। इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, जो आपका रियल वेट 40 था, है ना, आपका रियल वेट जो 40 था वो और कम दिखाएगा, वो 30 दिखा देगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एपरेंट वेट जो है, एपरेंट वेट जो है इट विल बी लोअर देन रियल वेट, इट विल बी लोअर देन रियल वेट, ठीक है। उस कंडीशन में खुद को एज्यूम करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि उस कंडीशन में खुद को एज्यूम करो, लिफ्ट नीचे जा रहा है, लिफ्ट क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, ठीक है, राइट। तो आपको ऊपर की तरफ एक फोर्स फील होगा, जिसके वजह से यहाँ पे एक्चुअल वेट जो आपको दिखाएगा नहीं। हाँ। एक और केस लेते हैं, एक और केस लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं केस नंबर 4। केस नंबर 4, व्हेन द लिफ्ट इज फ्रीली फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, ठीक है। अब एक काम किया आप, आपसे वो पूछी, ठीक है, कि मैं मोटी लग रही हूँ ना, तुम बोल दिया हाँ, ठीक है, बोले ठीक है, वो लिफ्ट के बाहर निकल गई, तुम अब भी लिफ्ट में हो, वो लिफ्ट के बाहर निकल गई, तुम अब भी लिफ्ट में मुस्कुरा रहे हो, चलो बढ़िया है, बला टला, है ना। लेकिन उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो छत पे गई और जाके इस रस्सी को काट दी, ठीक है, इस रस्सी को क्या किया, इस केबल को तोड़ दिया गया, इस केबल को तोड़ दिया गया। अब जो लिफ्ट है, अब जो लिफ्ट है वो फ्रीली नीचे फॉल कर रहा है ना, व्हेन द लिफ्ट इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, नीचे फ्रीली फॉल कर रहा है। इस केस में क्या होगा, आपका अपरेंट वेट 0 दिखाएगा, ये याद करें, स्पेशल केस है, यहाँ पे हमेशा आपका अपरेंट वेट जो है वो 0 दिखाएगा, अपरेंट वेट हमेशा आपका 0 दिखाएगा, ठीक है, बिकॉज लिफ्ट जो है वो फ्री फॉल कर रहा है, बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है, और जब बहुत तेज़ी से लिफ्ट नीचे गिरेगा, राइट, बहुत तेज़ी से गिरेगा, तो आपको ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा बल फील होगा, जिसके वजह से यहाँ पे आपका 0 वेट दिखाएगा, ठीक है, राइट। क्या क्लियर है, चलो एक और केस लेते हैं ना, एक और केस लेते हैं, केस नंबर 5। केस नंबर 5, if the lift is accelerating downward with an acceleration greater than gravity, ठीक है, अगर यहाँ पे लिफ्ट जो है, अगर यहाँ पे लिफ्ट जो है, राइट, नीचे की तरफ मूव कर रहा है, नीचे की तरफ जो है जा रहा है, लिफ्ट लगातार नीचे जा रहा है, और जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है, जो लिफ्ट का एक्सेलरेशन है वो जी से बड़ा हो चुका है ना, राइट, ग्रेविटी से भी ज़्यादा हो चुका है, लिफ्ट का एक्सेलरेशन जो है वो ग्रेविटी से भी ज़्यादा हो चुका है, ग्रेविटी से भी ज़्यादा हो चुका है। इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा ये कि तुम लिफ्ट के ऊपर सीलिंग में जाके घुसे पड़े रहोगे, है ना, राइट, तुम्हारे ऊपर फोर्स इतना रहेगा तुम ऊपर शिफ्ट हो जाओगे, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपरेंट वेट जो है, ठीक है, राइट, अपरेंट वेट छोड़ दो, यहाँ पे बस इतना लो कि, है ना, लिफ्ट का जो सीलिंग का फ्लोर है ना, बॉडी वहाँ पे जाके चिपक जाएगा, अगर ग्रेविटी से ऊपर स्पीड में, ग्रेविटी से ज़्यादा स्पीड में अगर लिफ्ट गिर रहा है तो, हालांकि ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन इसलिए एग्जाम में नहीं आता, ठीक है, बट बाकी सब जान लेना, बाकी सब ध्यान रखना, जो 4 केस बताएं वो चारों केस जो है आप ध्यान रखोगे, एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये चैप्टर आपका होता है समाप्त, ठीक है, राइट। चलो तो एक बार फटाफट रिविजन करवा दें, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, है ना, मोशन पढ़ रहे हैं और लॉज ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं, 1 मिनट रुकना जरा, चलो बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताए थे मोशन क्या होता है और रेस्ट क्या होता है, मोशन और रेस्ट दोनों रिलेटिव होता है, आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखाए थे, एक्सप्लेन किए थे, है ना, सलमान भाई के थ्रू, और फिर आपको बताएं टाइप्स ऑफ मोशंस के बारे में, रेक्टिलिनियर, सर्कुलर, रोटेशनल, पीरियडिक, है ना, चारों मोशन बताए थे आपको।
यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन का डिफरेंस आप याद रखोगे, ठीक है। वेरिएबल मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म बोलते हैं, आप ये भी याद रखोगे, राइट। इसके अलावा आपको हम दोनों का ग्राफ दिखाए थे, यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा बनेगा, नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसा बनेगा, डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर है या वेक्टर है, और यहाँ पे आपको याद आना चाहिए कि भाई स्केलर क्वांटिटी क्या क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वरना फिर जिंदगी भर रटते रह जाओगे, एग्जाम में गलत क्या आ जाओगे, ठीक है। जब डिस्टेंस बताए तो आपको डिस्प्लेसमेंट भी बताए थे, है ना। इसके अलावा आपको स्पीड बताए थे, स्पीड क्या होता है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी होता है, राइट। स्पीडोमीटर से हम लोग मेजर करते हैं, ये पॉजिटिव होगा हमेशा, नेगेटिव और जीरो नहीं होगा। लेकिन वेलोसिटी के बारे में बात करें तो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव, कैन बी नेगेटिव, कैन बी जीरो, राइट। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है ना। और आपका स्पीड जो है, विंड का स्पीड जो है एनेमोमीटर से मेजर होता है, और डायरेक्शन जो है ये आपके विंड वेन से मेजर होता है। एक्सेलरेशन आपको बता दिया था, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय डिवाइड बाय टाइम, राइट। इसके अलावा वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होता है, और एक्सेलरेशन 3 चीज़ पे डिपेंड करता है, पहला स्पीड के चेंज पे, दूसरा डायरेक्शन के चेंज पे, और तीसरा दोनों के चेंज पे। टाइप ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में बात करें तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, दैट इज स्पीड लगातार आप बढ़ा रहे हो, वेलोसिटी जो है हिंदी में बोलते हैं वेग, इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी, ये लगातार बढ़ रहा है तो आपका पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगर वेलोसिटी कम हो रहा है विथ टाइम तो नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन का आप डे एक्सेलरेशन बोलते हो, रिटार्डेशन भी बोलते हो। यहाँ पे 3 इक्वेशन दिखाए थे, आपको बताया था कि 3 इक्वेशन का इस्तेमाल जो है वो आप कहाँ कहाँ करोगे, किस किस में करोगे। इसके अलावा आपको टोटल 8 ग्राफ दिखाए थे, यही एग्जाम में आएगा, इसके बाहर नहीं आएगा। 8 ग्राफ दिखाए थे आपको, 4 जो था आपका टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ था, और 4 जो था वो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ था। जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ था इसका स्लोप जो है ये वेलोसिटी के बारे में बात करता है, और जो आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप है ये एक्सेलरेशन के बारे में बात करता है। इसके अलावा आपका सर्कुलर मोशन के बारे में बताए थे, और सर्कुलर मोशन वक्त बताते वक्त एक्सप्लेन किए थे, ये जो लाइन दिया हुआ है कि यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन, इसको हम प्रॉपर्ली जस्टिफाई करवाए थे कि लाइन क्यों बोला है, क्या बोला है, ठीक है। फिर आपको बताया कि रोटेशनल मोशन और सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या होता है, आपको थोड़ा झूला यहाँ पे झुलाया गया था, है ना। इसके बाद बताए थे आपको हम कि कंडीशन क्या होता है सर्कुलर मोशन के लिए, 2 कंडीशन होता है, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स बनना चाहिए, सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल दोनों फोर्स जो है वो बनना चाहिए। सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, सेंट्रीपिटल अंदर की तरफ और सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ। ऐसे याद रखना, सेंट्रीपिटल पेट की तरफ अंदर तरफ, सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ, ठीक है, ऐसे याद रखना। जैसे भी याद रखना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, आपने बचपन में पढ़ा है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स को हम लोग रिड्यूस किए, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को रिड्यूस किए, राइट। इसके अलावा 1-2 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे सीडीएस के, राइट। इसके अलावा स्पीड इन सर्कुलर मोशन जो है इसको रिड्यूस किया हम लोग बात किए कि आपका जो टाइम पीरियड है वो पूछा तो कैसे निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी पूछेगा कैसे निकालेंगे। इसके अलावा सेंट्रीपिटल फोर्स है, कुछ एग्जांपल को देखे थे हम लोग। फिर हम लोग मूव कर गए थे कहाँ पे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के 4 एप्लीकेशन आपको दिखाए थे हम, वॉशिंग मशीन, सेंट्रीफ्यूग मशीन, है ना, सेपरेशन ऑफ मिल्क फ्रॉम अरे यार क्रीम फ्रॉम मिल्क, और फ्लैटनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स पोल, है ना। फिर बात की हम लोग लॉज ऑफ मोशन के बारे में, जहाँ पे फर्स्ट लॉ के बारे में बात किए, और फर्स्ट लॉ को बताते हुए आपको हम 4 चीज़ बताएं, लॉज ऑफ इनर्शिया के बारे में बताएं, राइट। 4 लॉ ऑफ इनर्शिया के बारे में बताएं, inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction और inertia of moment, inertia of rotation, that is moment of inertia, right। इन चारों के बारे में बताएं, इन चारों का एग्जांपल आप ध्यान रखोगे, एग्जांपल से क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, खासकर सेकंड एग्जांपल से, है ना, सेकंड एग्जांपल और थर्ड एग्जांपल, ठीक है। फिर बात की हम लोग मोमेंटम के बारे में, मोमेंटम को समझाते वक्त आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में बताए थे, और फिर बात की हम लोग सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के बारे में। सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन के बहुत सारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। फिर ध्यान रखोगे थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन जो कि सबसे आसान है, सबको पता है ना। फिर बात की हम लोग मोशन ऑफ बॉडी इन लिफ्ट, यहाँ पे हम 5 केस लिए थे, स्टार्टिंग के 4 केस जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हम लोग कल मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं प्रीवियस क्वेश्चन, वो इस कंसेप्ट में हम डाल दिए थे, अलग से नहीं करवा रहे हैं, अलग से आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि क्लास थोड़ा लंबा हो गया है तो आज के लिए सफिशिएंट रखते हैं। साइनिंग ऑफ, सागर तिवारी, जय हिंद।